हेलो, नमस्ते। मैं विकास स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकेस एकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान आईए ओल्ड पेपर 2018 आरएसएम एसएसबी बोर्ड के द्वारा आईए मीन्स इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट का सूचना सहायक की जो लास्ट टाइम वैकेंसी निकली थी, जो भर्ती निकली थी, वो 2018 के अंदर निकली थी। तो आज हम आरएसएम एसएसबी आईए पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आपको हमारे चैनल पर आईए पेपर 2013 की वीडियो भी मिल जाएगी। उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा हमने राजस्थान जीके के जो टॉप 101 क्वेश्चंस यानी टॉप 101 क्वेश्चन की एक अलग से स्पेशल वीडियो बना रखी है, और उस वीडियो में हमने वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए जो कि आरएसएम एसएसबी बोर्ड के द्वारा बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सारी वीडियोस आप हमारे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो, देख सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। चलिए आइए 2018 पेपर सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। राजस्थान आईए प्रीवियस पेपर 2018। अगर इसके पेपर के पैटर्न को डिस्कस करें तो मेनली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल अवेयरनेस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी एंड फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। ये प्रीवियस जो पेपर हुआ था 2018 उसका पैटर्न है, और लगभग इस बार भी पैटर्न सेम ही रहने वाला है। जो सिलेबस लगभग लास्ट टाइम था, इस बार भी लगभग वही सिलेबस दे रखा है। आइए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इसमें 150 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मजारा फकरी निम्न में से किस जिले में स्थित है। ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से इसरो के कौन से मिशन का लॉन्च पूर्व निर्धारित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए GSAT-11। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के अनुसार भारत में राजस्थान की रैंक क्या है। ये क्वेश्चन करंट अफेयर का हो जाएगा, जो कि उस टाइम का था, और यहाँ पर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था, इसलिए क्वेश्चन डिलीट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान में पेटेंट सूचना केंद्र की स्थापना की गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1998 के अंदर पेटेंट सूचना केंद्र की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किए गए वन स्टॉप सोल्यूशन का नाम क्या है जो स्टार्टअप और वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए iStart। 6th क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ष 2017 के दौरान आईटी गतिविधियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए डिजीफेस्ट का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया था। ये क्वेश्चन उस टाइम बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा था, बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रहा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोटा और उदयपुर। वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था डिजीफेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान सरकार की ईमेल सेवा का नाम क्या है जो कि यूज़र को उनके ईमेल एड्रेस क्षेत्रीय भाषाओं और हिंदी में बनाने के लिए सुविधा देती है। तो उस एप्लीकेशन का नाम हो जाएगा ऑप्शन बी राजमेल। इसका यूज़ ईमेल एड्रेस को अलग अलग लैंग्वेज के अंदर, हिंदी के अंदर बनाने की सुविधा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सी सरकारी एप्लीकेशन भारत के विदेशों में चल रहे मिशन की सूचना का स्रोत है। तो उस एप्लीकेशन का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी MEA इंडिया। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM को कब स्टार्ट किया गया था। ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। 10th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 10वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, निम्न में से किस शहर में माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय स्थित है। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वॉशिंगटन के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है, जो कि USA के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग रिबन काम में आती है। अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो पिछली बार जो पेपर होता है उसमें सारे क्वेश्चन मिक्सअप आए थे। जीके, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ये सारे मिक्सअप क्वेश्चन आए थे। तो इस बार भी हो सकता है पैटर्न इसी तरह का रहेगा। क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग रिबन काम में आती है। प्रिंटिंग रिबन का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, कौन से प्रिंटर में किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर। अब थोड़ा सा प्रिंटर को भी डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट के अंदर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है। बेसिकली इसका यूज़ सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करने के लिए, बदलने के लिए किया जाता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो यह एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस हो जाएगी।
प्रिंटर की अगर बात करेंगे तो प्रिंटर दो तरह का हो सकता है। एक तो प्रिंटिंग क्षमता के आधार पर हो सकता है, यानी कैपेसिटी के आधार पर हो सकता है, और दूसरा उसकी टेक्निक के आधार पर हो सकता है। इसमें भी अलग अलग तरह के प्रिंटर्स होते हैं। जैसे अगर कैपेसिटी के आधार पर देखा जाए तो सीरियल प्रिंटर, पैरेलल प्रिंटर होता है। टेक्निक के आधार पर दो तरह का हो सकता है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो जाएगा वो इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगा, जिसके अंदर प्रिंटिंग रिबन का यूज़ किया जाता है। फ्लोटर का यूज़ बड़े बड़े जो फ्लैग्स है, बैनर है, नक्शे है, ड्राइंग्स है, उसको प्रिंट करने के लिए किया जाता है। और नॉर्मली हम जो प्रिंटर काम में लेते हैं वो लेज़र प्रिंटर काम में लेते हैं, जिसमें कार्टेज या टोनर का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इंकजेट प्रिंटर, इसमें कलर प्रिंटिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये दोनों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के पार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा VVPAT का पूरा नाम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, इसका पूरा नाम हो जाएगा वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संदर्भ में लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी का मतलब हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिप्टो करेंसी। ये क्रिप्टो करेंसी का एक पार्ट है, उसी का एक नाम है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दिव्यांग सारथी क्या है? दिव्यांग सारथी की अगर बात करेंगे तो यह एक मोबाइल ऐप हो जाएगी। 15 क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन है इसरो द्वारा PSLV-C 39 की मदद से श्रीहरिकोटा से कौन सा उपग्रह छोड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी IRNSS-1H। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित किए गए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिंद स्वराज। इसके अंदर महात्मा गांधी के जो भी आदर्श थे सामाजिक, उन्हें प्रकाशित सबसे पहले किया गया था। 17 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अजंता की गुफाएं निम्न में से किससे संबंधित है? इसका रिलेशन किससे है? तो अजंता की गुफाओं का संबंध जो है वो जातक की कथाओं से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राजस्थान आईए ओल्ड पेपर 2018 का AB डिविलियर्स का सबसे तेज 8000 ODI रन बनाने का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द रन मशीन विराट कोहली ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से किस पुस्तक के रचयिता मुंशी प्रेमचंद नहीं है? यानी कौन सी बुक उन्होंने नहीं लिखी है, इसका आंसर बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा द गाइड। ये पुस्तक इन्होंने नहीं लिखी है, बाकी गबन, गोदान, मानसरोवर, ये सारी जो पुस्तक लिखी गई थी वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ही लिखी गई थी। 20th क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्रीय आय में किसको सम्मिलित नहीं किया गया, यानी नेशनल इनकम में किसको इग्नोर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेल ऑफ लैंड, यानी भूमि का विक्रय। बाकी फर्म का विक्रय, कर्मचारियों का वेतन, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निर्यात, इन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ग्रीन सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली विश्व की सबसे फर्स्ट जो मेट्रो प्रणाली है उसका नाम क्या है? कौन सी मेट्रो है? तो उस मेट्रो का नाम हो जाएगा दिल्ली मेट्रो। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी कर लीजिए, और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हमें आगे की वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। आइए आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, बूटिंग इंस्ट्रक्शन आर स्टोर इनसाइड। बूटिंग इंस्ट्रक्शन कहाँ पर स्टोर होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोम के अंदर। सारे बूटिंग से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो रोम के अंदर स्टोर होते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है बूटिंग। बूटिंग का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। कंप्यूटर को ऑन करने का जो प्रोसेस होता है, उसकी जो प्रक्रिया होती है उसे बूटिंग कहा जाता है। यानी एक तरह से देखा जाए ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करने का जो प्रोसेस होता है उसे बूटिंग कहा जाता है। बूटिंग दो तरह की हो सकती है, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा कोई कंप्यूटर बंद है, बंद कंप्यूटर को जो चालू करने का जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं कोल्ड बूटिंग कहते हैं, और इसे ही बूट स्ट्रैपिंग भी कहा जाता है। अगर वार्म बूटिंग की बात करेंगे, वार्म बूटिंग का मतलब हो जाएगा कि चालू कंप्यूटर है उसको बंद किया, उसको वापस से रीस्टार्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे वार्म बूटिंग कहा जाता है। यानी कंप्यूटर को जो रीस्टार्ट करने का प्रोसेस होता है या फिर रीबूट करने का जो प्रोसेस होता है उसे वार्म बूटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच इज कंपाइल्ड लीगली एंड यूजुअली यूज फ्री इज रेफर्ड एज। यानी ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे कानूनी तौर पर संकलित किया जाता है और आमतौर पर फ्री यूज़ किया जाता है, उसका नाम क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, हटा दिया गया था, क्योंकि इसमें जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं उन चारों में से कोई भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रीवेयर। फ्रीवेयर एक
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है जिसको खरीदने के लिए किसी लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती है, वो फ्री में आप यूज़ कर सकते हो। इसमें भी बहुत सारे अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे लिनक्स है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपन ऑफिस है, ये सारे फ्रीवेयर के अंदर आते हैं। बाकी यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे शेयरवेयर की अगर बात करेंगे तो शेयरवेयर को अगर आपको ख़रीदना है तो ख़रीदने से पहले एक फ़िक्स टाइम के लिए आप उसको यूज़ में लेके चेक कर सकते हो, और उस टाइम लिमिट के बाद में उसकी जो वैलिडिटी होती है वो अपने आप ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उसे ही कहा जाता है शेयरवेयर कहा जाता है। यानी एक तरह से देखा जाए कि जैसे हम कहीं कोचिंग करने जाते हैं तो 2 दिन 3 दिन का जो डेमो होता है वो एक तरह से शेयरवेयर की तरह हो जाएगा कि फिक्स टाइम दे दिया है, उसके अंदर आपको यूज़ करना है, आपको देखना है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, चेक कर सकते हो और देन आप उसको परचेस कर सकते हो। ये होता है शेयरवेयर का मतलब हो जाएगा। अगर बात करें फर्मवेयर की, फर्मवेयर का मतलब हो जाएगा एक प्रोग्राम का सेट होता है जिसे कि निर्माता द्वारा, यानी जिसने इसको मैन्युफैक्चर किया है उसके द्वारा रोम में स्टोर किया जाता है। ये हो जाएगा फर्मवेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आईए पेपर 2018 का, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल कंजिस्ट ऑफ। डेटा प्रोसेसिंग का जो साइकिल होता है, जो चक्र होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है। तो इसकी अगर बात करेंगे तो इसमें इनपुट होता है, आउटपुट होता है और प्रोसेसिंग साइकिल होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा डेस इज एन इंटरफेस ड्रॉन फ्रॉम द प्रोसेस डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। प्रोसेस डेटा और इन्फॉर्मेशन से जो निष्कर्ष निकलता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है नॉलेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ट्रांजैक्शन फाइल स्टोर्स। ट्रांजैक्शन फाइल क्या स्टोर करती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डेटा दैट फ्रिक्वेंटली चेंजेस। वह डाटा जो बार बार चेंज होता रहता है उसको स्टोर करने के लिए ट्रांजैक्शन फाइल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है एम एस एक्सिस डेटाबेस आर सेव्ड इन एक्सटेंशन, यानी एम एस एक्सिस का एक्सटेंशन क्या होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी .mdb। वैसे अगर देखा जाए अलग अलग सॉफ्टवेयर के अलग अलग एक्सटेंशंस होते हैं और उसमें भी डिपेंड करता है कौन सा वर्जन पर यूज़ कर रहे हैं। 2003 है, 7 है, 10 है, 13 है, 16 है, 19 है, 2021 है, कौन सा वर्जन यूज़ करें उसके हिसाब से भी डिपेंड करता है। एम एस वर्ड की अगर बात करेंगे तो उसका एक्सटेंशन हो जाएगा .docx हो जाएगा। एक्सेल की बात करेंगे तो .excelSX हो जाएगा। पावर पॉइंट की बात करेंगे तो .pptx हो जाएगा। वैसे ही एम एस एक्सिस डेटाबेस की अगर बात करेंगे तो इसका एक्सटेंशन .mdb हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। बाकी और भी बहुत सारी अलग अलग तरह की फाइल्स होती है, जैसे मीडिया प्लेयर की अगर बात करेंगे उसका .mp3 हो सकता है। बैकअप फाइल की बात करेंगे तो .bak होता है। टेक्स्ट फाइल का .txt होता है। ग्राफिक फाइल का .gif होता है। ऐसे ही अलग अलग तरह की फाइल का अलग अलग एक्सटेंशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा PDF इज एन एक्रोनिम फॉर, यानी PDF का पूरा नाम क्या होता है। तो PDF का फुल फॉर्म हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आजकल हर एग्जाम में फुल फॉर्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फुल फॉर्म से रिलेटेड एक मैं आपके लिए अलग से वीडियो अपलोड कर लूँगा जिसमें कंप्यूटर में कौन कौन से ऐसे फुल फॉर्म से जो बार बार रिपीट होती है हर एग्जाम के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 29 क्वेश्चन हो जाएगा लेयर 1 ऑफ द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, यानी OSI मॉडल की अगर बात करेंगे तो उसकी लेयर नंबर 1 क्या होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिजिकल लेयर। अब थोड़ा सा OSI मॉडल को भी डिस्कस कर लेते हैं। OSI मॉडल की बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट OSI का फुल फॉर्म हो जाएगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसकी अगर बात करेंगे तो इसको 1984 के अंदर ISO यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया था। OSI के अंदर टोटल 7 लेयर्स होती है। अगर इसकी ट्रिक की बात करेंगे, 7 लेयर की ट्रिक की बात करेंगे तो ट्रिक हो जाएगी प्लीज़ डू नॉट स्पा, यानी 7 लेयर की बात करेंगे सबसे फर्स्ट जो लेयर हो जाएगी वो हो जाएगी फिजिकल लेयर। सेकंड लेयर हो जाएगी डेटा लिंक लेयर। थर्ड लेयर हो जाएगी नेटवर्क लेयर। फोर्थ हो जाएगी ट्रांसपोर्ट लेयर। फिफ्थ हो जाएगी सेशन लेयर। सिक्स्थ हो जाएगी प्रेजेंटेशन लेयर और लास्ट हो जाएगी एप्लीकेशन लेयर। तो इसको याद करने की जो ट्रिक हो जाएगी वो हो जाएगी प्लीज़ डू नॉट स्पा। और इसमें भी अगर देखा जाए तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है उसे OSI मॉडल का हार्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट कॉमर्शियल वेब ब्राउज़र। इनमें से सबसे फर्स्ट जो कॉमर्शियल वेब ब्राउज़र है उसका नाम क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेटस्केप। ये सबसे फर्स्ट कॉमर्शियल वेब ब्राउज़र हो जाएगा। अगर मोज़ेक की बात करेंगे तो ये सबसे फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउज़र हो जाएगा। मोजिला फायरफॉक्स की बात करेंगे तो यह ओपन सोर्स ब्राउज़र हो जाएगा।
इंटरनेट एक्सप्लोरर की अगर बात करेंगे तो यह विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे और अलग अलग तरह के वेब ब्राउज़र्स होते हैं, जैसे गूगल क्रोम है, ओपेरा है, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी, मैक्सटर्न, लाइनक्स, ये सारे अलग अलग तरह के वेब ब्राउज़र्स हो जाएंगे। आइए ओल्ड पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, साइज ऑफ IPv6 एड्रेसेस, यानी IPv6 एड्रेस की साइज कितनी होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 128 बिट्स, 128 बिट इसकी साइज होती है। थोड़ा सा आईपी को भी डिस्कस कर लेते हैं। आईपी का पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। ये एक तरह का लॉजिकल एड्रेस होता है। इसको अपन पीरियड जो होता है यानी डॉट जो होता है उससे अपन सेपरेट करते हैं। कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है। इसका यूज़ बेसिकली जो नेटवर्क होता है उसके अंदर जो भी कम्युनिकेशंस करने होते हैं उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। आईपी एड्रेस भी आपका दो तरह का हो सकता है, एक तो होता है IPv4 होता है और एक हो जाएगा IPv6 हो जाएगा। IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 दो तरह के आईपी एड्रेस होते हैं। IP वर्जन 4 की अगर बात करेंगे तो वो 32 बिट का होता है और IPv6 जो हो जाएगा वो 128 बिट का हो जाएगा। IPv4 की अगर बात करें तो उसको जो डेवलप किया गया था वो डरपा के द्वारा डेवलप किया गया था। इन डरपा का पूरा नाम हो जाएगा DARPA, यानी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के द्वारा इसे डेवलप किया गया था। इसके अंदर 4 ब्लॉक्स होते हैं। इसमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो 0 से 255 तक उसकी वो वैल्यूज़ होती हैं। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। यानी आईपी की बात करेंगे तो देखा जाए तो डिटेल में भी अपन डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे इसके अंदर जो फर्स्ट ब्लॉक होता है उसमें अपन नेटवर्क आईडी जो होता है उसका निर्धारण करते हैं और उसी के आधार पर उसके अंदर क्लासेस बताते हैं। अब क्लासेस की अगर बात करेंगे तो क्लासेस भी 5 तरह की क्लासेस होती है। क्लास A, B, C, D, E, ये 5 तरह की क्लासेस होती है, जिसमें भी जो क्लास A, B, C क्लास होती है वो जनरल पर्पज़ की क्लास होती है। क्लास D जो है वो मल्टीकास्टिंग की क्लास होती है और क्लास E जो होती है वो आपकी फ्यूचर के लिए रिजर्व रहती है। तो हम ऐसा नहीं है कि खाली पेपर के क्वेश्चंस उसके आंसर ही डिस्कस कर रहे हैं, हम हर क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, ताकि हमको एक एक पॉइंट एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुँच सके और उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड बिटवीन ईमेल सर्वर। ईमेल सर्वर में कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे वर्ड आया है प्रोटोकॉल, तो इसको थोड़ा सा अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका यूज़ बेसिकली ईमेल सर्वर के लिए किया जाता है। प्रोटोकॉल का मतलब हो जाएगा कि एक रूल्स का एक सेट होता है, नियमों का एक सेट होता है जो पीयर्स के अंदर होता है। वो इसके आधार पर अपन जो भी नेटवर्क होता है ना उसके अंदर अलग अलग तरह की सर्विस को प्रदान करने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे HTTP, SMTP, POP, IMAP, FAT, DHCP, TELNET, SSL, TCP, UDP, IP, NET, ऐसे ही बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनका यूज़ अलग तरह के अंदर किया जाता है। सबका पोर्ट नंबर भी अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पर हमको जो ऑप्शन दे रखे हैं, FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका यूज़ बेसिकली फ़ाइल के लेन देन करने के लिए किया जाता है। इसका पोर्ट नंबर 21 होता है। HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका यूज़ बेसिकली वेब एक्सेस करने के लिए किया जाता है। इसका पोर्ट नंबर 80 होता है। इसी तरह से SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बेसिकली अगर देखा जाए ईमेल को सेंड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसका पोर्ट नंबर 25 होता है। एक तो होता है HTTP और एक होता है HTTPS होता है। HTTP की बात करेंगे उसका पोर्ट नंबर 80 होता है, और HTTPS की बात करेंगे तो उसका पोर्ट नंबर हो जाएगा 443 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, द डैश शो ऑल द वेबसाइट्स एंड पेजेस दैट वी हैव विजिटेड अर्लियर, यानी हाल में देखी गई जो वेबसाइट होती है, जो वेब पेजेस होते हैं, उसे कहाँ से दर्शाया जाता है, उनको वापस देखना होता है तो कहाँ से अपन चेक कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिस्ट्री। हिस्ट्री में जाके हम सारा का सारा इसके अंदर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड सर्विस फॉर एक्सेसिंग, यूजिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरनेट इज कॉल्ड। एक संस्था जो इंटरनेट सेवा को प्राप्त और इस्तेमाल करने के लिए, वो उसमें भाग लेने के लिए, संभव बनाने के लिए कार्य करती है, उसे क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसे ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। जिसे फॉर एग्जांपल
VSNL हो सकता है, BSNL हो सकता है, MTNL होता है। हम जो रिलायंस जियो यूज़ करते हैं, जो एयरटेल की सिम यूज़ करते हैं, ये सारे जो होते हैं वो एक तरह से ISP का ही पार्ट होते हैं। इनका ISP का बेसिकली जो यूज़ होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो यूज़ होता है, वो इंटरनेट संबंधी जो भी सर्विस होती है उसको प्रदान करने के लिए किया जाता है। VSNL की बात करेंगे, VSNL का फुल फॉर्म हो जाएगा विदेश संचार निगम लिमिटेड। वैसे BSNL हो जाएगा भारत संचार निगम लिमिटेड। वैसे MTNL होता है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। रिलायंस जियो, एयरटेल, ये सारे जो हो जाएंगे वो ISP का पार्ट हो जाएगा। अगर कोई पूछ ले आपसे कि दुनिया का सबसे फर्स्ट ISP कौन सा है, तो दुनिया का सबसे फर्स्ट ISP हो जाएगा टेलनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ईथरनेट इज द अनदर नेम ऑफ, यानी ईथरनेट किसका एक अलग नाम होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, LAN। लोकल एरिया नेटवर्क का ही अदर नाम जो होता है, दूसरा नाम होता है, वो ईथरनेट होता है। अगर ईथरनेट की बात करेंगे तो इसमें बस टोपोलॉजी का यूज़ किया जाता है। यह मैक एड्रेस पर बेस्ड होती है, 48 बिट की होती है। इसका अगर IEEE स्टैंडर्ड देखेंगे तो हो जाएगा IEEE 802.3 हो जाएगा। अगर मैक एड्रेस की बात करेंगे या फिर ईथरनेट की हम बात कर रहे हैं तो मैक का पूरा नाम हो जाएगा मीडिया एक्सेस कंट्रोल हो जाएगा। तो ईथरनेट जो है वो LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क का ही पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा द नॉर्मल स्पीड ऑफ ईथरनेट। ईथरनेट की जो नॉर्मल स्पीड होती है वो कितनी होती है? तो ईथरनेट की जो नॉर्मल स्पीड होती है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, 10 Mbps, यानी 10 Mbps इसकी नॉर्मल स्पीड होती है। तो ईथरनेट की बात करेंगे या LAN की बात करेंगे, क्योंकि ईथरनेट और LAN दोनों का मतलब सेम ही हो जाएगा, उसी का दूसरा नाम हो जाएगा। तो LAN का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, इसी को ईथरनेट भी कहा जाता है। इसमें एक स्टेशन होता है और एक लोकल नेटवर्क होता है। इसका अपन यूज़ बेसिकली स्कूल है, स्कूल, ऑफिस या कोई बाउंड्री जो होता है उसके अंदर ही इसका यूज़ किया जाता है। इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे तो जैसे वाईफाई की बात करेंगे या लाईफाई की बात करेंगे या WLAN की बात करेंगे, सारा जो है वो LAN का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा द स्टाइल शीट फाइल विल नॉट बी लोडेड बाय ब्राउज़र इफ़ यू ओमिट, यानी यदि आप डैश लगाना छोड़ देते हो तो स्टाइल शीट फाइल ब्राउज़र द्वारा लोड नहीं की जाती है। तो हमको क्या लगाना जरूरी होता है, क्या लगाना कंपलसरी होता है किसी भी स्टाइल वाली फाइल के अंदर? तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, REL। इसका यूज़ बेसिकली अगर आपको स्टाइल देनी है स्टाइल शीट ब्राउज़र के अंदर तो उसके लिए आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो फाइल लोड नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कंटेनर टैग, इनमें से कौन सा कंटेनर टैग होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉडी। ये जो होता है वो एक कंटेनर टैग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विच एट्रीब्यूट इन द एंकर टैग ए इज़ यूज टू शो द हाइपरलिंक, यानी अगर आपको हाइपरलिंक शो अप कराना होता है तो उसके लिए कौन से टैग का यूज़ किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा H रेफरेंस। H रेफरेंस का यूज़ जो होता है वो बेसिकली हाइपरलिंक के लिए किया जाता है। HTML की बात करेंगे, इसका पूरा नाम हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। वेबसाइट डिज़ाइनिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे सबसे पहले HTML यूज़ करते हैं, हेड यूज़ किया जाता है, टाइटल यूज़ कर सकते हैं, बॉडी यूज़ किया जाता है। पैराग्राफ अगर यूज़ करना होता है तो उसके लिए p टैग का यूज़ किया जाता है। हेडिंग देने के लिए H1 से H6 अलग अलग तरह के H1 से लगाकर H6 तक टोटल 6 तरह के अपन हेडिंग दे सकते हैं। सबसे बड़ी H1 होती है, सबसे छोटी H6 हो जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर अलग अलग तरह के लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 3 तरह की लिस्ट होते हैं बेसिकली, OL होता है, UL होता है और DL होता है। ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट होती है। बोल्ड करना होता है तो B टैग का यूज़ किया जाता है। इटैलिक के लिए I टैग का यूज़ किया जाता है। टेक्स्ट को अगर एम्फेसिस करना होता है तो उसके लिए EM टैग का यूज़ किया जाता है। टेक्स्ट को ब्लिंक कराना होता है तो B लिंक का यूज़ किया जाता है। अगर कोई आपको इमेज ऐड करनी है तो उसके लिए IMG SRC टैग का यूज़ किया जाता है। फॉर्म के लिए फॉर्म टैग का यूज़ किया जाता है। नई रो अगर ऐड करनी होती है टेबल के अंदर तो TR टैग का यूज़ किया जाता है। कोई लिंक हमने विजिट कर लिया उसको चेक करने के लिए V लिंक का यूज़ किया जाता है। यूनिक एलिमेंट जो होता है उसे ID कहा जाता है। ब्लैंक लाइन के लिए BR टैग का यूज़ किया जाता है। इटैलिक करना होता है तो आप I टैग का भी यूज़ कर सकते हो, EM टैग का भी यूज़ कर सकते हो। बोल्ड करने के लिए B या स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ किया जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे अलग तरह के टैग्स जो होते हैं वो इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा डैश इज ए स्मॉल प्रोग्राम एम्बेडेड इनसाइड अ GIF का पूरा नाम हो जाएगा ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो एक GIF इमेज में अंत स्थापित छोटे प्रोग्राम्स जो होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेब बग। उसे वेब बग कहा जाता है।
स्पाईवेयर की अगर बात करेंगे तो ये एक तरह का मेलवेयर होता है जिसका बेसिकली यूज़ जो होता है वो आप कंप्यूटर की जो गतिविधि होती है उसको जासूस करना होता है, उसके लिए किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल की लॉगर जो है वो एक तरह से स्पाईवेयर का एग्जांपल हो जाएगा। अगर कुकीज़ की बात करें तो हम जो इंटरनेट यूज़ करते हैं उस पर सर्वर के द्वारा एक फ़ाइल सेंड की जाती है जिसमें यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होती है, उसे ही कहा जाता है कुकीज़ कहा जाता है। कुकीज़ का यूज़ जो विजिटर होता है उसकी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है उसको कंपाइल करने में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुकीज़ की अगर बात करेंगे तो एक तरह से ये सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग बोल सकते हो आप इसे, या फिर जो भी यूज़र होता है उसकी जो वेब एक्टिविटी होती है उसकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का जो काम करता है उसे कुकीज़ कहा जाता है। लेकिन अभी हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेब बग, जो कि GIF जो इमेज होता है उसके अंदर जो छोटे छोटे एम्बेडेड होते हैं उसे ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सेविंग अ फाइल फ्रॉम इंटरनेट टू कंप्यूटर इज नोन एज, यानी किसी भी फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर पर जो सेव करने का प्रोसेस होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, डाउनलोडिंग। उसे डाउनलोडिंग कहा जाता है। और अगर अपलोडिंग की बात करेंगे तो हमारे कंप्यूटर से जो भी सूचना होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, उसको इंटरनेट पर कॉपी करना उसे अपलोडिंग कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाउनलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अ URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज एन रेफरेंस टू। URL जो होता है उसका मतलब क्या होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेब ब्राउजर दैट स्पेसिफाई इट लोकेशन ऑन कंप्यूटर नेटवर्क एंड मैकेनिज्म फॉर रिट्रीविंग इट। यानी URL की अगर बात करेंगे तो एक वेब रिसोर्स का जो उसका कंप्यूटर नेटवर्क पर स्थान और उस तक पहुँचने के लिए तंत्र उल्लेखित स्पेसिफाई करता है उसे URL कहा जाता है। शॉर्ट में अगर देखा जाए तो जो भी हम वेबसाइट यूज़ करते हैं उस वेबसाइट का, उस वेब डॉक्यूमेंट का एक यूनिक एड्रेस होता है, उसे ही वेब एड्रेस या URL कहा जाता है। ये URL जो लिखा जाता है वो जो हम वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसके अंदर जो ऊपर एड्रेस बार होता है उसके अंदर लिखा जाता है। URL को भी बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, प्रोटोकॉल, उसके होस्ट नेम, उसके डोमेन नेम के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फिर डोमेन नेम की बात करेंगे उसमें अलग अलग तरह के डोमेन्स होते हैं, जैसे टॉप लेवल डोमेन होते हैं या कंट्री के जो भी कोड्स होते हैं वो अलग अलग तरह के हो जाएंगे। जैसे कोई भी वेबसाइट होती है उसके पीछे लिखा होता है .com, .co, .org, .edu, .gov, ऐसे कुछ भी होते थे, ये डोमेन नेम हो जाएगा जो कि हर URL के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा विच फेज कम्स आफ्टर एग्जीक्यूशन इन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ट्रेड साइकिल। यानी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ट्रेड साइकिल जो होती है उसके अंदर एग्जीक्यूशन के बाद में कौन कौन सा फेस आता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेटलमेंट। सेटलमेंट जो फेस होता है वो एग्जीक्यूशन के बाद में आता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा IAS 2018 क्वेश्चन पेपर का विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ G2C सर्विस। इनमें से कौन सा G2C सर्विस का एग्जाम्पल नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, eBay.com। eBay.com जो होता है वो G2C सर्विस का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी ई वीज़ा, डिजिटल पुलिस पोर्टल या ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे जो होते हैं वो G2C सर्विस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। G2C सर्विस की बात करेंगे तो बेसिकली यह एक तरह से गवर्नेंस का पार्ट हो जाएगा। G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन भी कहा जा सकता है या गवर्नमेंट टू कस्टमर भी कहा जा सकता है। और अगर कॉमर्स की टर्म में बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की टर्म में बात करेंगे तो उसमें भी अलग तरह की सर्विसेज होती है, जैसे B2B, B2C, C2C, G2C, M-कॉमर्स, ऐसे अलग तरह की सर्विसेज होती है। तो G2C सर्विस की अगर बात करें इसके एग्जांपल जैसे पासपोर्ट हो सकता है, IRCTC हो सकता है, वीज़ा हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, ये सारे जो है वो G2C सर्विस का पार्ट हो जाएगा। बाकी अगर B2B की बात करें तो उसके अंदर जैसे कि अपना IndiaMart.com, Alibaba.com, ये सारे आते हैं। B2C की बात करें, बिजनेस टू कंज्यूमर की बात करें, जैसे फ्लिपकार्ट यूज़ करते हैं, अमेजन यूज़ करते हैं, स्नैपडील यूज़ करते हैं, सारा B2C के अंदर आता है। C2C की बात करेंगे, कस्टमर टू कस्टमर की बात करेंगे तो OLX हो गया, Quikr.com हो गया, सारे C2C के अंदर आ सकते हैं। तो अलग तरह की सर्विसेज होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 45वां क्वेश्चन हो जाएगा EFT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो EFT का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। यानी इंटरनेट के माध्यम से जो भी आपको लेन देन करना है, जो भी पेमेंट करना होता है उसे ही कहा जाता है EFT कहा जाता है। एक तरह से देखा जाए तो ये ई-बैंकिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का ही एग्जांपल होता है। ई-बैंकिंग की बात करेंगे उसे नेट बैंकिंग कह सकते हैं, उसे वर्चुअल बैंकिंग भी कह सकते हैं, उसे ऑनलाइन बैंकिंग भी हम कह सकते हैं। दोस्तों, एक एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक या जिसको भी इनकी ज़रूरत हो नॉलेज के लिए, उन सब तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए प्रीवियस पेपर को
आइए कि ओल्ड पेपर को क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, अ मेलिशियस प्रोग्राम दैट डज नॉट रिप्लिकेट ऑटोमेटिकली, यानी ऐसा प्रोग्राम जो अपने आप पुनरावृत्ति नहीं करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स कभी भी खुद की रिप्लिसिटी नहीं करता है, खुद की पुनरावृत्ति नहीं करता है। अगर ट्रोजन हॉर्स की बात करेंगे तो बेसिकली एक तरह से ये मेलवेयर का ही एग्जाम्पल होता है जो कि कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। एक तरह का ये हिडन कोड होता है जो कि क्या करता है, खुद को ही अटैक करता है टू द डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्राम। अलग अलग कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर खुद को ही अटैक करने का काम करता है। ये नॉर्मल प्रोग्राम की तरह ही होता है, लेकिन अगर एक बार ये इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद में आसानी से जो भी इस कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है उसको एक्सेस कर सकता है, उसको क्षति यानी उसको नुकसान पहुंचा सकता है, और ये ऑटोमेटिकली रिप्लिकेट नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं राजस्थान आइए प्रीवियस पेपर ओल्ड पेपर 2018 का। XLL डेफिनेशन इज यूज अलोंग विद XML टू स्पेसिफाई, यानी XLL का यूज जो होता है वो XML के साथ में करते हैं, क्या स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है? तो इसका यूज बेसिकली जो किया जाता है वो किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, द लिंक विद द अनदर डॉक्यूमेंट। इन डॉक्यूमेंट्स को अगर लिंक करना होता है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। अगर XML की बात करेंगे, एक मेटा लैंग्वेज होती है, इसका यूज़ बेसिकली जो भी डेटा होता है उसको स्टोर करना होता है उसके लिए किया जाता है, या इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको अलग अलग तरह के जो सिस्टम्स होते हैं उसमें ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। XML की बात करेंगे, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा, जिसका यूज़ डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। और XML की अगर बात करेंगे तो इसमें एक डिटेल यानी डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन जो होता है उसका भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 48th क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन सर्च इंजन, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंडोज़। विंडोज़ एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है, बाकी याहू, बिंग, गूगल ये सारे सर्च इंजन का एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगर सर्च इंजन की बात करेंगे तो सर्च इंजन क्या होता है, जो भी अपन वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसके अंदर एक तरह की यूटिलिटी होती है जिसका यूज़ जो भी आप वेब डॉक्यूमेंट होता है उसको सर्च करना होता है, उसको ढूंढना होता है, उसके लिए इसका यूज़ करते हैं। अलग अलग तरह के सर्च इंजन होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जैसे गूगल, याहू, बिंग, अल्टा विस्टा हो गया, गुरुजी हो गया, MSN हो गया, सर्च हो गया, ASK हो गया, अलग अलग तरह के सर्च इंजन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 49th क्वेश्चन हो जाएगा, सर्च इंजन विच टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड साइमल्टेनियसली सेंड आउट क्वेरीज टू द थर्ड पार्टी सर्च इंजन फॉर द रिजल्ट इज, यानी ऐसा कौन सा सर्च इंजन है जो इनपुट लेता है उसके बाद में साथ के साथ तीसरी पार्टी को भी परिणाम के लिए क्वेरी प्रेषित करता है, उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, मेटा सर्च इंजन। मेटा सर्च इंजन जो होता है वो यूज़र से इनपुट लेता है और साथ के साथ क्वेरीज को तीसरी पार्टी को भी भेजता है रिजल्ट के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, 50वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, द सर्च रिजल्ट्स आर जनरली प्रेजेंट इन अ लाइन ऑफ द रिजल्ट ऑफन रेफर एज, यानी सर्च परिणाम सामान्यतः परिणाम लाइन में दर्शाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। उसे सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन रिकवरी टेक्निक, इनमें से कौन सी रिकवरी टेक्निक नहीं है? तो इनमें से कौन सी रिकवरी टेक्निक नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू फेस कमिट। टू फेस कमिट जो है वो रिकवरी टेक्निक नहीं है। बाकी डिफर्ड अपडेट की बात करें, इमीडिएट अपडेट की बात करें या रिकवरी मैनेजमेंट की बात करें, ये सारा जो हो जाएंगे वो रिकवरी की टेक्निक हो जाएगी। रिकवरी बेसिकली अगर देखा जाए, रिकवरी स्कीम का मतलब क्या होता है, डेटा को फेल होने से पहले उसकी प्रीवियस स्टेट में रिस्टोर करने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है उसे ही कहा जाता है रिकवरी टेक्निक कहा जाता है। इसमें जो आता है बेसिकली डिफर्ड अपडेट आता है, इमीडिएट अपडेट आता है और रिकवरी मैनेजमेंट, ये सारे इसकी टेक्निक्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अ स्टेटमेंट दैट इज एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम एज अ साइड इफेक्ट ऑफ द मॉडिफिकेशन टू द डेटाबेस इज नोन एज, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिगर। उसे ट्रिगर कहा जाता है, यानी ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि डेटाबेस में किसी भी मॉडिफिकेशन के कारण आता है, उसे ट्रिगर कहा जाता है। अगर ट्रिगर की बात करें तो ये जो मॉडल होता है बेसिकली रेफर किया जाता है ECA मॉडल के ऊपर। ECA का पूरा नाम हो जाएगा इवेंट कंडीशन एक्शन मॉडल के ऊपर रेफर किया जाता है। अगर ट्रिगर आपने बना दिया है उसको अगर हटाना होता है तो उसके लिए ड्रॉप ट्रिगर, उसके बाद में ट्रिगर का नाम दिया जाता है, उससे आप ट्रिगर को हटा भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा राजस्थान आइए प्रीवियस पेपर राजस्थान इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट ओल्ड पेपर 2018 का, an integral part of the database that can restore database to provide
स्टेट बिफोर फेलियर इज कॉल्ड, यानी किसी भी डेटा बेस का जो अंतर्निहित भाग जो किसी फेलियर होने से पहले की स्थिति को रिस्टोर करता है उसे क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी हमने डिस्कस किया था, ऑप्शन नंबर ए रिकवरी स्कीम कहा जाता है। डेटा फेल होने से पहले उसकी प्रीवियस स्टेट में जो लोड करना होता है, रिस्टोर करना होता है डेटाबेस को, उसे रिकवरी स्कीम कहा जाता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 54th क्वेश्चन हो जाएगा, ड्राइंग, फोटोग्राफ्स, मूविंग्स, सिमुलेशंस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, ये सारे जो होते हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्राफिक्स, ये ग्राफिक्स की कैटेगरी में आते हैं। ग्राफिक की बात करेंगे जिसके अंदर टेक्स्ट, इमेजेस, चार्ट, ग्राफ, लाइन, ये जो सारे होते हैं जिसको अपन कंप्यूटर पे क्रिएट करते हैं वो सारे ग्राफिक्स के अंदर आते हैं। ग्राफिक की बात करेंगे तो उसमें अपन जो इमेज क्रिएट कर सकते हैं वो दो तरह से कर सकते हैं, या तो रोस्टर इमेज हो सकती है या वेक्टर इमेज हो सकती है। अगर रोस्टर इमेज की बात करेंगे तो वो बेसिकली जैसे वो पिक्सल के अंदर होती है, वो बिटमैप का ही एक तरह से एग्जाम्पल हो सकता है। वेक्टर इमेज की बात करेंगे तो उसके अंदर जो इमेज क्रिएट करते हैं वो कैलकुलेशन जो होता है उसके थ्रू इमेज क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वेक्टर एंड डैश आर द टू टाइप ऑफ द कंप्यूटर ग्राफिक्स, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रास्टर। वेक्टर और रास्टर ये दो तरह की जो होती है वो इमेजेस होती है ग्राफिक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 56 क्वेश्चन की बात करेंगे, द रेशियो ऑफ द वर्चुअल पॉइंट टू द हॉरिजॉन्टल पॉइंट एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड, यानी लंबवत बिंदु के क्षैतिज बिंदु के अनुपात और उसके विपरीत जो होता है उसे क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे एस्पेक्ट रेशियो कहा जाता है। यानी एक तरह से देखा जाए एस्पेक्ट रेशियो का मतलब हो जाएगा कि कोई भी जो डिवाइस होती है उसकी जो भी चौड़ाई है, जो भी ऊंचाई होती है, वो एक फिक्स अनुपात के अंदर होती है। जैसे कि नॉर्मली जो होती है वो 4:3 की होती है, उसे ही कहा जाता है एस्पेक्ट रेशियो कहा जाता है। जैसे कि हमारी जो टीवी स्क्रीन होती है, मॉनिटर जो होता है, उसमें आपने देखा होगा कि लंबाई बड़ी होती है, चौड़ाई कम होती है, 4:3 का उसके अंदर रेशियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा Dash is an technology that allow bricks and mortar retail store to send message directly to the smartphone of the customer by, किसका यूज़ इसके अंदर किया जाता है? कौन सी टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो इसके अंदर किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीकन। बीकन का यूज़ जो होता है बेसिकली यहाँ पर ब्रिक और मोटर जो रिटेल स्टोर होता है वहाँ पर ग्राहक जो होता है उसको सीधे स्मार्टफोन पर मैसेज को भेजने की अनुमति देने का काम करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीकन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट सूचना सहायक का डैश द डैश फैसिलिटी अलो कस्टमर टू परचेज द आइटम दे वांट ऑनलाइन एंड द पिकअप फ्रॉम द फिजिकल स्टोर मर्जिंग द कन्वेंस ऑफ द ई कॉमर्स विद द बेनिफिट ऑफ फिजिकल रिटेल आउटलेट्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी क्लिक एंड कलेक्ट। क्लिक एंड कलेक्ट जो होता है इस फैसिलिटी के थ्रू जो भी अपन वस्तु परचेस करते हैं, खरीदते हैं, उसका जो भी फिजिकल होता है दुकान जो होता है वहाँ से ले जाने की अनुमति देता है ताकि जो भी आप करो उसका बेनिफिट आपको मिल सके। 59 क्वेश्चन हो जाएगा द यूज ऑफ द इंटरनेट टू कनेक्ट अ वाइड वेराइटी ऑफ द डिवाइसेस मशीन एंड सेंसर फॉर empowering bricks and mortar store by giving them the same access to the data that online store have is a facility fall under which of the following technology, यानी विभिन्न प्रकार के जो डिवाइस होते हैं, मशीन होती है, सेंसर होते हैं, उसको इंटरनेट के द्वारा जोड़कर ब्रिक और मोटर जो होता है स्टोर को सही डेटा को, वही डाटा जो ऑनलाइन स्टोर के पास है उपलब्ध कराने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी IoT, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ जो होता है वो बेसिकली इसके लिए किया जाता है। यानी इनडायरेक्ट फॉर्म में ये कहना चाहता है कि जो अलग अलग तरह की डिवाइस होती है, मशीन होती है, जो भी सेंसर होते हैं उसको इंटरनेट से अपन ने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद में, जोड़ने के बाद में जो ब्रिक्स होता है और जो मोटर स्टोर होता है उसको डेटा उपलब्ध कराना जो कि अपने ऑनलाइन स्टोर के पास में है, वो जो होता है टेक्निक उसे क्या कहा जाता है? उसे ही कहा जाता है IoT कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 60 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन जावा कोड एडिटर। जावा कोड एडिटर इनमें से कौन सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए MS वर्ड। MS वर्ड जो होता है वो जावा कोड एडिटर नहीं होता है। MS वर्ड जो होता है वो एक तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है, MS ऑफिस का पार्ट होता है। बाकी नेटबीन्स की बात करें, एडिट प्लस की बात करें या नोटपैड की बात करें, ये सारे के सारे जो हो जाएंगे वो जावा कोड एडिटर हो जाएंगे। अगर जावा की बात करेंगे, एक तरह की हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि क्लास के ऊपर बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसे जेम्स गोसलिंग के द्वारा सन माइक्रो सिस्टम के अंदर 1995 के अंदर इसको डेवलप किया गया था। और स्टार्टिंग में इसको जो डेवलप किया गया था वो ओरेकल के लिए ही डेवलप किया गया था। जावा का दूसरा नाम ग्रीन भी होता है, हम पता होना चाहिए इसके अंदर। जावा प्रोग्राम में बहुत सारी चिप्स यूज़ करते हैं जिसे JVM यानी जावा वर्चुअल मशीन भी कहा जाता है। जावा की अगर बात करेंगे तो इसको बेसिकली जो टेलीविज़न होता है उसके लिए डेवलप किया गया था, इसे ओएक या ग्रीन भी कहते हैं।
अगर जावा की बात करें तो इसमें प्लेटफॉर्म की बात करेंगे, 4 तरह के प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, जावा कार्ड, जावा एमई, जावा एसी, जावा डबल ई, ये 4 तरह के इसमें प्लेटफॉर्म्स होते हैं। जावा में अलग अलग तरह के डेटा टाइप भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे प्रिमिटिव होते हैं, नॉन प्रिमिटिव होते हैं। प्रिमिटिव का मतलब सिंगल वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं, नॉन प्रिमिटिव का मतलब ग्रुप्स के लिए यूज़ किया जाता है। प्रिमिटिव में भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे बुलियन होता है, न्यूमेरिक हो सकते हैं। न्यूमेरिक में भी अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे कैरेक्टर है या इंटीजर टाइप का हो सकता है। इंटीजर में भी अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे इंटीजर में भी अपना बाइट है, शॉर्ट है, इंट लॉन्ग हो सकता है। और फ्लोट की बात करेंगे, उसमें फ्लोट डबल हो सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विच इज़ नॉट ए फीचर ऑफ GUI दैट मेक्स लर्निंग अ प्रोग्राम ईजी फॉर द यूज़र। इसमें से GUI की कौन सी विशेषता नहीं है जो उपयोगकर्ता के लिए प्रोग्राम सीखना आसान बनाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिटेल की स्ट्रोक एंड कमांड। ये जो होता है GUI का फीचर नहीं होता है। बाकी सारे जो है, जैसे कि डायलॉग बॉक्स है, आइकन्स है, या WYSI, WYG जो फॉर्मेटिंग है, ये सारे जो होते हैं वो फीचर्स होते हैं GUI के। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विच प्रॉपर्टी इन द विजुअल बेसिक डिटरमाइंस वेदर अ कंट्रोल इज डिस्प्ले टू यूज़र। यानी इसमें से कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी होती है जो कि डिस्प्ले करता है कंट्रोल टू द यूज़र VB प्रोग्रामिंग के अंदर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजिबल। यूज़र को कंट्रोल डिस्प्ले कराना है या नहीं कराना है, उसकी कंट्रोलिंग करने के लिए जो प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है उसे विजिबल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, डैश ऑडियो वीडियो रेफर टू द ऑन डिमांड रिक्वेस्ट फॉर कंप्रेस्ड ऑडियो वीडियो फाइल्स। यानी डैश एंड किसका यूज जो होता है बेसिकली इसके लिए किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रीमिंग स्टोर। स्ट्रीमिंग स्टोर का जो यूज़ होता है वो ऑन डिमांड रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है फाइल्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, डैश अ बफर इज़ रिक्वायर्ड फॉर रियल टाइम ट्रैफिक। रियल टाइम ट्रैफिक की बात करेंगे तो उसमें कौन से टाइप का बफर यूज़ किया जाता है? तो रियल टाइम ट्रैफिक की बात करेंगे, उसमें जो बफर यूज़ किया जाता है रियल टाइम के अंदर वो प्लेबैक बफर का यूज़ किया जाता है। 65th का क्वेश्चन की बात करेंगे, 65वां क्वेश्चन हो जाएगा राजस्थान आईए पेपर का, डैश इज चेंजेस फॉर द फॉर्मेट ऑफ द हाई बैंडविड्थ वीडियो सिग्नल टू द लोअर क्वालिटी नैरो बैंडविड्थ सिग्नल। यानी कोई जो होता है, किसका यूज जो होता है वो बेसिकली जो हाई सिग्नल होता है उसको लो क्वालिटी सिग्नल के अंदर चेंज करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर जो होता है उसका यूज़ हाई बैंडविड्थ वीडियो सिग्नल को लोअर क्वालिटी जो नैरो बैंडविड्थ सिग्नल होता है उसके अंदर चेंज करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, आपको हमारे चैनल विकेश एकेडमी पर अलग तरह की वीडियोस मिल जाएगी, जैसे सभी तरह के ओल्ड एग्ज़ाम जो हुए हैं उसके प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आप कैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो उसकी वीडियोस भी मिल जाएगी। मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी कि कैसे आप आपकी कैलकुलेशंस को फास्ट कर सकते हो, कैसे आप अपने कैलकुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करके, वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोस हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर रखी है। राजस्थान जीके से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। इसके साथ साथ हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें जो कि आपके आईए के अंदर भी इंक्लूड है, उसकी जो फंडामेंटल्स की वीडियोस है वो भी हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर रखी है। तो ये सारी वीडियोस जो है वो आपको हमारे चैनल पर अलग अलग तरह की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर जाकर आप वीडियोस चेक कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हो। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो या हमें मेल भी कर सकते हो। बस आप आपका नॉलेज अच्छे से बढ़ाते रहो, आगे बढ़ते रहो, खुद पर विश्वास रखो कि आप कर सकते हो। अगर हमने सोच लिया कि हम कोई भी काम कर सकते हैं तो डेफिनेटली हमारे अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर सकता। तो आप अच्छे से आपकी तैयारी करते रहिए। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, टोटल 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है। हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। अभी तो सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन चल रहे हैं, मैथमेटिक्स रीजनिंग के क्वेश्चन भी आने बाकी है। आइए आगे वाले क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। साथ के साथ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अब मैथमेटिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, यानी अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान आईए पेपर 2018 की बात करें, उसका जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा कि हमें एक सीरीज़ दे रखी है, मिसिंग नंबर इन द सीरीज इज। इसके अंदर जो क्वेश्चन मार्क आपको दे रखा है वहाँ पर क्या नंबर आएगा ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 210। 210 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो सॉल्यूशन भी हमने यहाँ पर प्रोवाइड करा रखा है कि ये नंबर जो आएगा वो कैसे आ रहा है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो।
जैसे अगर 6 की बात करें, 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 लिख सकते हैं। 24 की बात करें तो इसको 3 × 8 लिख सकते हैं। 60 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 15 हो जाएगा। यानी यहाँ से एक जो सीरीज़ आपके सामने बन रही है 2, 3, 4, तो नेक्स्ट क्या आएगा 5, उसके बाद में क्या आएगा 6, उसके बाद में क्या आएगा 7, इस तरह की सीरीज़ बन रही है और उसके अकॉर्डिंग बाकी वाले नंबर को एडजस्ट करना है। जैसे 3, 8, 15, 24, 35 इस तरह का हो जाएगा। लेकिन यहाँ से भी हमारा आंसर नहीं आ रहा है, तो फिर आगे आपने क्या किया, आगे देखो 3 और 8 का डिफरेंस हो जाएगा 5, 8 और 15 का डिफरेंस हो जाएगा 7, 15 और 24 का डिफरेंस हो जाएगा 9, 24, 35 का डिफरेंस हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो इससे डिफरेंस लेके भी आपको यहाँ पर सीरीज़ को कंप्लीट करना है। और लास्ट में जैसे पैटर्न जो हो रहा है फर्स्ट के अंदर जो फॉलो हो रहा है वो बाकी सबके अंदर भी हो रहा है, तो फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 210 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ग्रेड सॉल्यूशन टर्म प्लान इज रिटन एज दिस देन तमिलनाडु रिटन इन द कोड इज। तो तमिलनाडु को किस कोड के अंदर लिखा जाएगा। दोस्तों वैसे तो अगर हम डिस्कस करना चाहें तो सारे के सारे क्वेश्चंस, यानी कंप्यूटर की बात करें या मैथमेटिक्स की बात करें या जीके की बात करें, पूरे डिटेल के अंदर एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है इसके अंदर वो कंप्यूटर के ऊपर है। कंप्यूटर के एक एक क्वेश्चन को हमको अच्छे से डिस्कस करना है और बाकी मैथमेटिक्स के अंदर भी या रीजनिंग के अंदर भी जो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे वो अपन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में देख लेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसके क्वेश्चन और आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा। अगर आपको उसकी भी डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो कि सर हमें इसकी भी डिटेल वीडियो प्रोवाइड कराओ, तो मैं आपको उसकी भी अलग से मैथमेटिक्स या रीजनिंग की अलग से एक, जितने भी क्वेश्चन आए हैं आईए के पेपर के अंदर उसकी अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें हर क्वेश्चन को पूरी डिटेल में बताया जाएगा। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि आपको उस तरह की वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु को जो लिखा जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी @U9। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे एक और आपको सीरीज दे रखी है 1390, 182, 306, 462, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 650 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको साइड में प्रोवाइड करा रखा है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो कि ये आंसर कहाँ से आ रहा है। अभी हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ से सॉल्यूशन चेक कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाउ मेनी पैरेललोग्राम्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर्स। इसके अंदर टोटल समांतर चतुर्भुज कितने हैं वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 60 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान का वो कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। यानी मेरू नाट्य के नाम से किसको जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गौरी। गौरी को मेरू नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार हृदय रोगियों के लिए कौन सी निःशुल्क सुविधा का प्रारंभ किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी का यूज़ बेसिकली जो है वो एक तरह से हृदय रोगियों के लिए किया गया जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। ये हम 2018 के जो पेपर हुआ था उसकी बात कर रहे हैं, उस टाइम इसका यूज़ किया गया था, इस सुविधा का आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। यानी एक तरफ आपको प्रजामंडल दे रखा है, दूसरी तरफ आपको संस्थापक दे रखा है, तो कौन सा सही नहीं दिख रहा है इसका आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अलवर। सिरोही का गोकुलभाई भट्ट हो जाएगा, करौली का त्रिलोकचंद माथुर हो जाएगा, जैसलमेर का मिठालाल व्यास हो जाएगा। ये तीनों तो सही है लेकिन अलवर का गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मीरा पुरस्कार से संबंधित है। यानी मीरा पुरस्कार से संबंधित कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साहित्य। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, जहाँ प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता है उस क्षेत्र का नाम क्या है। तो उस क्षेत्र का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खादर प्रदेश। उसे खादर प्रदेश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हुडा सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था वो किस वर्ष किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1734 ईस्वी के अंदर इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कटे हुए कान और जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओगड़ जोगी। ओगड़ जोगी का जो प्रतीक होता है वो कान और जटा का हो जाएगा। 77 क्वेश्चन को बात करेंगे, डिस्कस करते हैं। 1 जनवरी 2018 से सहकारी भूमि विकास बैंकों के द्वारा किसानों से वसूली जाने वाले जो नई ऋण ब्याज दर है वो कितनी है। तो दोस्तों ये चारों जो ऑप्शन आपको दे रखे स्क्रीन पर, चारों के चारों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान में WPI के लिए आधार वर्ष किस वर्ष को लिया गया है। तो WPI के लिए जो आधार वर्ष है, जो बेस ईयर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1999-2000 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा कृष्णा चौधरी का जो संबंध है वो किस खेल से है। तो कृष्णा चौधरी की बात करेंगे, इनका जो संबंध हो जाएगा ऑप्शन ए शॉट पुट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है। तो कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस जो कहा है वो माउंट आबू को कहा है। 81 क्वेश्चन हो जाएगा। 21वें क्वेश्चन हो जाएगा राजस्थान आईए पेपर सॉल्यूशन का पीपल पन्ना क्या होता है। पीपल पन्ना की बात करेंगे तो पीपल पन्ना हो जाएगा स्त्रियों के जो कान होता है उसका आभूषण होता है, उसे ही पीपल पन्ना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना जो हुई थी वो ऑप्शन नंबर बी 1964 1964 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से कौन सा जिला माही हाई लेवल कैनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट के प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है, यानी किसका इससे रिलेशन नहीं है। देन करेक्ट आंसर विल बी डूंगरपुर। डूंगरपुर का इससे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बाकी राजसमंद चित्तौड़ उदयपुर का इससे डायरेक्टली रिलेशन हो जाएगा, इससे संबंध हो जाएगा। 84 यानी 84वें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो नए बजट है यानी 2018 की बात करेंगे उसके अनुसार राजस्थान में स्लेब और टाइल्स पर लगने वाली जो जीएसटी की रेट है वो कितनी हो जाएगी। तो जीएसटी की रेट हो जाएगी 18% हो जाएगी, 18% हो जाएगी। अगर जीएसटी की बात करेंगे, जीएसटी को इंडिया में जो लागू किया गया था वो 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था और भारत में सबसे पहले असम राज्य में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अब यहाँ पर आपके सामने एक प्रश्न दे रखा है, उसके 2 कथन आपको दे रखे हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। प्रश्न दे रखा है इस वर्ष प्रिया की माध्यमिक बोर्ड परीक्षा का परिणाम क्या होगा। वो 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है इस वर्ष माध्यमिक जो बोर्ड परीक्षा है उसके प्रश्न पत्र बहुत ही सरल थे। और सेकंड हो जाएगा इसमें जो सम्मिलित होने वाले अधिकांश विद्यार्थी है वो उत्तीर्ण हुए थे। तो प्रश्न दे रखा है, अब इसका आंसर के लिए इन दोनों में से कौन से कथन की जरूरत पड़ेगी, कौन से कथन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड पर्याप्त नहीं है, यानी दोनों को मिलाकर हमारा आंसर नहीं आ रहा है, यानी प्रिया जो है उसका परिणाम क्या होगा ये हम इन दोनों से डिसाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा। द एंगल सब्सटेंड बाय द सेक्टर रिलेटेड टू मिलिट्री एट द सेंटर इज, यानी मिलिट्री के अंदर जो हो जाएगा वो कितना एंगल बन रहा है ये आपको इसका बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 212.4 डिग्री का। सॉल्यूशन की बात करेंगे या इसकी ट्रिक की बात करेंगे, इसकी ट्रिक डायरेक्टली ट्रिक हो जाएगी। ट्रिक क्या हो जाएगी कि हमको यहाँ पर जो दे रखा हो मिलिट्री के अंदर सेना के अंदर दे रखा 59% दे रखा है। परसेंट का मतलब होता है 100, यानी 59 डिवाइड बाई 100। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पूरे सर्कल की बात करेंगे तो टोटल जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है और हमको खाली निकालना है मिलिट्री का निकालना है। तो 59 डिवाइड बाई 100 इंटू 360 करेंगे, सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 212.4 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हाउ मेनी नंबर बिटवीन 100 एंड 300 बिगिन और एंड विद द 2। 2 के साथ में एंड होते हैं और 2 के साथ में चालू होते हैं। 100 से 300 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 110। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कार्तिक का जन्म किस वर्ष हुआ। यह पता लगाने के लिए इन तीनों में से किसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैं डायरेक्टली आपको इसमें आंसर ही बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी तभी आप बता सकते हो कि कार्तिक का जन्म है वो कौन से साल हुआ था। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आपकी स्क्रीन पर दे रखा है दिए गए चित्र में एक शहर में 1080 लोगों के खाने की पसंद को दर्शाया गया है। तो आपको बताना है कि इसमें से कितने लोगों को इडली पसंद है वो आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12.5%, यानी 12.5% जो लोग हैं उनको इडली पसंद है। अभी हमने जो डिस्कस किया था उसी तरह से डिस्कस करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हमको दे रखा है डिग्री दे रखा है, तो 45 डिग्री दे रखा हमको इडली का। टोटल डिग्री जो होता है यहाँ से लगाकर स्टार्टिंग पूरा सर्कल है वो 360 है और हमको परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 करेंगे, सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12.5%, 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा If 6 February 2018 fall on the Tuesday, then what will be the day on the 6 February 2020? उस दिन क्या दिन होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी थर्सडे, गुरुवार हो जाएगा। अगर डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए अलग से एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 91 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपको एक फिगर दे रखा है, इसमें इन द गिवन फिगर अगर आपको ए से बी पर जाना है, सीधी सी बात है, इनडायरेक्ट फॉर्म में बोल रहा है कि अगर आपको ए से बी पर जाना है तो कितने तरीके से आप जा सकते हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 तरीके से हम ए से बी पर जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अंग्रेजी, इतिहास और विज्ञान की तुलनात्मक परीक्षा में 1000 विद्यार्थी उपस्थित हुए
अलग अलग परीक्षा में असफल विद्यार्थियों की संख्या वेन डायग्राम के द्वारा दे रखी है कि इन्हीं दो संख्याओं में असफल विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9%, 9% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 93 का क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे भी इसी तरह का कोई क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 7 व्यक्ति है, ए बी सी डी ई एफ जी दे रखे हैं, उनमें से 3 व्यक्तियों को एक समिति का निर्माण करना है। तो आपको ये 3 चीज़ें दे रखी है। यदि डी का चयन किया जाता है तो निम्न में से किसका और चयन कर सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी का भी चयन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है, निम्नलिखित विकल्पों में से वो शब्द बताना है जो कि इसका यूज करके नहीं बन सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेम्स। ये जो है वो इसका यूज़ करके नहीं बन सकता। अब इसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है नेम्स, NAMES, तो इसके अंदर N दे रखा है। उसके बाद में यहाँ पर हमको कहीं पे भी जो टोकेनिज्म है उसके अंदर कहीं पे भी A नहीं दे रखा है, इसलिए ये वाला जो वर्ड है यानी ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे ये हम नहीं बना सकते। बाकी आप दूसरे ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं, सारे के सारे इस वर्ड के अंदर, टोकेनिज्म के अंदर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, 46 छात्रों की कक्षाओं में ए की रैंक जो है वो बी से 5 आ गया है। यदि बी की रैंक अंतिम छात्र से 12वीं है तो प्रारंभ से ए की रैंक क्या होगी, यानी ए की रैंक आपको बतानी है। इसका डायरेक्टली आंसर मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी 30 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा कि आपको डाइस का एक क्वेश्चन दे रखा है कि अगर 5 आपको ऊपर दे रखा है तो उसके नीचे कौन सी संख्या होगी। यानी यहाँ पर 4 1 3 दे रखा है, यहाँ पर 6 3 2 दे रखा है। आपको बताना है अगर 5 ऊपर है तो उसके नीचे कौन सा नंबर होगा, ये आपको बताना है। तो डाइस की अगर बात करेंगे, डाइस के क्वेश्चन को सोल्व करने की डायरेक्ट ट्रिक होती है। वैसे एक बार मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 हो जाएगा। 5 के नीचे आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब कैसे आ रहा है उसको थोड़ा सा अपन यहाँ पे देख लेते हैं, या थोड़ा सा मैं आपको समझा भी देता हूँ। जैसे कि हमको 2 डाइस दे रखी, इन दोनों डाइस की अगर बात करेंगे तो इनमें जो कॉमन नंबर आपको दिख रहा है वो दिख रहा है 3 दिख रहा है। तो स्टार्टिंग जो आपको करनी है, चाहे फर्स्ट वाले को लो चाहे सेकंड वाले को लो, 3 को पकड़ना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। मतलब घड़ी जिस दिशा में घूमती है उस दिशा में आपको घूमना है। तो यहाँ से जैसे हमने इस 3 को पकड़ लिया तो 3, उसके बाद में 1, उसके बाद में 4, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ देखो 3 1 4 लिखा हुआ है। सेम आपको यहाँ पर भी कॉमन नंबर कौन सा था 3, तो 3 से चालू करना है। तो 3 फिर 6 फिर 2, तो 3 6 और 2। तो यहाँ से कंक्लूजन हमारे सामने जो ये आ रहा है वो ये आ रहा है कि 1 के नीचे आ रहा है 6 और 4 के नीचे आ रहा है 2, यानी 1 और 6 4 और 2, ये 4 नंबर तो हो गए खत्म। उसके बाद में अब डाइस की बात करेंगे, टोटल 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 गया, 6 गया, 4 गया, 2 गया, बचा क्या 3 और 5 बचा है, यानी 3 और 5 बचा है। और हमें पूछा क्या है, अगर ऊपर 5 है तो नीचे क्या होगा। 5 है तो 5 के साथ में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 हो जाएगा। तो इस तरह से अपन क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर मैथमेटिक्स रीजनिंग से रिलेटेड बहुत सारी ट्रिक्स मिल जाएगी। आप हमारे चैनल पर जाके चेक कर सकते हो, बहुत सारे बता रखी, जैसे किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, डिवीजन कैसे कर सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, क्यूब कैसे निकाल सकते हैं, क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर को बिना कैलकुलेशन के डायरेक्टली कैसे सोल्व कर सकते हैं, किसी भी नंबर के बाहर को कैसे सोल्व कर सकते हैं। नंबर सिस्टम की ट्रिक बना रखी है, परसेंटेज की बना रखी है, रेशियो की बना रखी है। आप हमारे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो, तो आपके सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। आप आपकी कैलकुलेशन को फास्ट आराम से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा, इफ इंडिया इज कोडेड एज दिस देन हाउ जापान विल बी कोडेड। अगर इंडिया को आप इस तरह से कोड कर रहे हो तो जापान को आप कैसे कोड करोगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी LDUHX हो जाएगा। बेसिकली ये कोडिंग डिकोडिंग का एक पार्ट हो जाएगा, उसका क्वेश्चन हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे इंडिया की बात करेंगे, इंडिया से आपको ये वर्ड दे रखा था KQIPK दे रखा है। अब यहाँ पर आपको सीरीज़ पूरी पता होनी चाहिए, A से लगाकर Z तक का नंबरिंग पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर आपको I से K लाना है, I से अगर K पे जाना है तो +2 करना पड़ता है, N से Q पे जाना है तो +3 हो जाएगा, फिर +5 हो जाएगा, फिर +7 हो जाएगा, तो लास्ट में A से K का आ रहा है +10 आ रहा है। तो ये सेम पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक वृद्ध की ओर इशारा करते हुए विजय कहता है, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, तो बताओ वृद्ध व्यक्ति विजय से किस तरह से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनका रिलेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिता। वो वृद्ध व्यक्ति जो होगा वो विजय का पिता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पर आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। दोस्तों ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि इसमें से चारों में से कोई भी ऑप्शन इसका आंसर नहीं है। 100 नंबर का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 100 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा आइए 2018 पेपर सॉल्यूशन का, वो आपके सामने इस तरह से हो जाएगा। टेक्स्ट इनक्रिप्शन इज इट्स
टेक्स्ट इंक्रिप्शन जो होता है वो क्या होता है। तो टेक्स्ट इंक्रिप्शन की अगर बात करेंगे, इसका मतलब होता है स्क्रैम्बलिंग टू प्रिजर्व इट्स सिक्योरिटी। स्क्रैम्बलिंग ताकि उसकी सिक्योरिटी बनी रहे, उसके लिए टेक्स्ट इंक्रिप्शन का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर जैसे कि वर्ड आ रहा है इंक्रिप्शन आ रहा है। इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, बेसिकली दो चीज़ें होती है, एक तो होता है इंक्रिप्शन होता है, एक होता है डिक्रिप्शन होता है। इंक्रिप्शन बोलो या इनकोडिंग बोलो या इन साइफर बोलो, एक ही बात होती है। इसका मतलब होता है कि जो भी अपना प्लेन टेक्स्ट होता है उसको साइफर टेक्स्ट के अंदर चेंज करना होता है तो इंक्रिप्शन का यूज़ किया जाता है। और इसका उल्टा प्रोसेस यानी साइफर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट के अंदर चेंज करना होता है तो उसके लिए डिक्रिप्शन का यूज़ किया जाता है। ये सारी जो टेक्नोलॉजी होती है ये क्रिप्टोग्राफी के अंदर यूज़ की जाती है। इसमें अलग अलग तरीके की यूज़ करते हैं, जैसे सिंगल की यूज़ की जाती है, डबल की यूज़ की जाती है। तो अभी तक हमने 100 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अब सिर्फ 50 क्वेश्चन और रिमेनिंग है, वो भी हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर। अ कॉमनली यूज्ड पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी मेथड इज द डैश एल्गोरिथम। एक सामान्य सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टोग्राफी विधि का प्रकार कौन सा एल्गोरिथम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरएसए। आरएसए एल्गोरिथम का यूज़ बेसिकली पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के लिए किया जाता है। आरएसए की अगर बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रिविस्ट शिमिर एडलेमन हो जाएगा। इसका यूज़ बेसिकली जो किया जाता है वो मॉड्यूलर अरिथमेटिक और जो बड़ी संख्या के जो फैक्टराइजेशन होते हैं उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। अगर इसकी बात करेंगे आरएसए एल्गोरिथम के अंदर टोटल नंबर ऑफ कीज़ की बात करेंगे तो 40 से लगाकर 1024 बिट की इसके अंदर क्या होती है, कीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, विच इज़ नॉट एन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एल्गोरिथम। गुड एल्गोरिथम, अच्छे एल्गोरिथम की कौन सी विशेषता नहीं होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनऑर्डर्ड। वो अनऑर्डर्ड नहीं होना चाहिए, बाकी फाइनाइट होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए, वेल डिफाइंड भी होना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनऑर्डर्ड नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टूल टू डायग्रामेटिकली डिपिक्ट द लॉजिक ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है उसको अगर ग्राफिकली आपको शो कराना होता है तो उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का यूज़ बेसिकली ग्राफिकली अगर किसी भी प्रोग्राम को शो कराना होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, विच स्ट्रक्चर अलाउ प्रोग्राम टू मेक अ चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेट पाथ डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। यानी दो आपके पास में अल्टरनेट पाथ दे रखे हैं, आपको उसमें से कौन सा सेलेक्ट करना है या नहीं करना है, उसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर प्रोग्राम यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलेक्शन। इसका यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है स्क्रीन पर, एनएटी का पूरा नाम क्या होता है। तो एनएटी का पूरा नाम हो जाएगा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिकली अगर देखा जाए यह एक फायरवॉल का ही टाइप हो जाएगा। अभी हम उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द फायरवॉल। फायरवॉल का जो यूज़ होता है वो किसके लिए किया जाता है। तो फायरवॉल का जो यूज़ होता है वो किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी इंटरनेट से अगर इंटरनेट पर जाने वाले जो पैकेट्स होते हैं उसको फिल्टर करना होता है तो उसके लिए फायरवॉल का यूज़ किया जाता है। फायरवॉल की अगर बात करेंगे, एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो क्या करता है, इनकमिंग और जो भी आपके आउटगोइंग जो नेटवर्क के सिग्नल होते हैं उसको एक सुरक्षा नियम यानी जो भी आपकी सिक्योरिटी के रूल्स होते हैं उसके बेस के ऊपर उसको मॉनिटर करने का काम करता है, उसको फिल्टर करने का काम करता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका जो मेन मोटिव होता है, मुख्य उद्देश्य होता है, वो अनऑथराइज जो एक्सेस होता है उसको रोकना होता है और नेटवर्क को जो भी आपके मेलिशियस प्रोग्राम्स होते हैं उसको सिक्योरिटी देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों तरह का हो सकता है। अगर टाइप की बात करेंगे तो 4 तरह के फायरवॉल्स होते हैं। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल होता है, एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल होता है जिसे ही प्रॉक्सी फायरवॉल भी कहा जाता है। इसके अलावा सर्किट लेवल का गेटवे वाला फायरवॉल होता है और लास्ट एनएटी फायरवॉल भी होता है। 4 तरह के फायरवॉल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, और नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट प्रोटेक्ट नेटवर्क सोर्सेज बाय फिल्टरिंग मैसेज एट द एप्लीकेशन लेयर इज। तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, प्रॉक्सी फायरवॉल। यानी प्रॉक्सी फायरवॉल को एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल भी कहा जाता है। इसका यूज़ बेसिकली एप्लीकेशन लेयर के अंदर किया जाता है। एक मीडिएटर डिवाइस के रूप में ये वर्क करता है, जो क्या करता है कि जो भी आपकी एंड डिवाइस होती है उसके अंदर जो हमारा इनकमिंग ट्रैफिक होता है उसको फिल्टर करने के लिए प्रॉक्सी फायरवॉल का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम सूचना सहायक यानी इन्फॉर्मेटिंग असिस्टेंस के ओल्ड पेपर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। आइए प्रीवियस पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं।
तो उसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एन ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ। ऑब्जेक्ट किसका इंस्टेंस होता है? तो ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा वो इंस्टेंस होता है ऑप्शन नंबर ए क्लास का। ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ क्लास। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, ओप्स की बात कर रहे हैं। तो ओप्स क्या होता है? तो ओप्स की अगर बात करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होता है, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसमें अपन क्लास और ऑब्जेक्ट इन दोनों का ही यूज़ किया करते हैं। ओप्स की बात करेंगे एक प्रोग्रामिंग पैराडाइज में होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड होता है। और ऑब्जेक्ट की बात करेंगे उसके अंदर डेटा आता है, मेथड आता है, उसे कहा जाता है मेंबर फंक्शंस भी कहा जाता है। ओप्स की बात करेंगे, इसका जो कंसेप्ट दिया गया था वो एलन के द्वारा दिया गया था, 1966 के अंदर दिया गया था। सिमुला की बात करेंगे, स्मॉलटॉक की बात करेंगे, ओप्स के ऊपर बेस्ड सबसे पहली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगी। इसके अंदर इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रैक्शन ऐसे बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स होता है उसका यूज़ किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा इज द इंस्टेंस ऑफ क्लास। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, क्लास मेंबर ऑफ अ क्लास इन C++ प्रोग्राम आर बाय डिफॉल्ट। C++ प्रोग्राम के अंदर बाय डिफॉल्ट जो क्लास के मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं? तो क्लास मेंबर की बात करेंगे वो बाय डिफॉल्ट होते हैं ऑप्शन नंबर सी प्राइवेट होते हैं। अगर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्लास मेंबर्स की बात करेंगे या एक्सेस स्पेसिफायर की बात करेंगे, मॉडिफायर्स की बात करेंगे, तो बेसिकली ये तीन तरह के हो सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन C++ की बात करेंगे उसमें जो डिफ़ॉल्ट होता है वो प्राइवेट हो जाएगा, बाकी पब्लिक भी हो सकता है और प्रोटेक्टेड भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपके स्क्रीन के ऊपर, एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट दैट रेफर टू द एबिलिटी ऑफ वेरिएबल, फंक्शन और ऑब्जेक्ट टू टेक एंड द मल्टीपल फॉर्म इज। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल सा मतलब ये होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको अगर अपन अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से अगर यूज़ करते हैं तो उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दें, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात कर ली वॉल्यूम की। अब वॉल्यूम अलग अलग तरह का हो सकता है, जैसे रेक्टेंगल का हो सकता है, स्क्वायर का हो सकता है, क्यूब का हो सकता है, अलग तरह का हो सकता है। तो एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने का जो मैकेनिज्म होता है उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म की बात करेंगे तो ये भी आपका दो तरह का हो सकता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो सकता है और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो सकता है। कंपाइल टाइम की बात करेंगे उसे अर्ली बाइंडिंग भी कहा जाता है या उसे स्टैटिक बाइंडिंग भी कहा जाता है। रन टाइम की बात करेंगे तो उसे लेट टाइम बाइंडिंग या डायनेमिक बाइंडिंग भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास में वर्ड दे रखा है, इनहेरिटेंस दे रखा है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या हो जाएगा? बेसिकली यह क्लास या जो भी आपके ऑब्जेक्ट होते हैं उसको एक डिस्क्राइब करने का तरीका होता है, जिसकी अगर हम बात करेंगे उसमें बेस क्लास होती है, उसमें डिराइव क्लास भी होती है। मतलब एक पीढ़ी दर पीढ़ी में हम कह सकते हैं कि एक पीढ़ी के लक्षण को दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने का जो मैकेनिज्म होता है उसे इनहेरिटेंस कहा जाता है। इसमें जो बेस क्लास होती है उसे सुपर क्लास या पेरेंट्स क्लास भी कहा जाता है, और दूसरी जो क्लास होती है वो चाइल्ड क्लास होती है जिसे डिराइव क्लास या सब क्लास भी कहा जाता है। बाकी अलग अलग तरह का इनहेरिटेंस हो सकते हैं, जैसे सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, अलग अलग तरह के इनहेरिटेंस हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, द डिक्लेरेशन ऑफ इंट एयर 25 विल अलोकेट बाइट। ये कितने बाइट अलोकेट करेगा? तो दोस्तों ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, हटा दिया गया था RSM SSB बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, विच इज़ नॉट एन डेटा टाइप इन सी। सी में कौन सा डेटा टाइप नहीं होता है? सी की अगर बात करेंगे मेनली डेटा टाइप जो यूज़ करते हैं वो इंट, फ्लोट और कैरेक्टर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो क्लास है वो कोई भी डेटा टाइप नहीं होता है। अगर इंट की बात करेंगे ये 2 बाइट की मेमोरी लेता है, कैरेक्टर की बात करेंगे ये 1 बाइट की मेमोरी लेता है, और फ्लोट की बात करेंगे तो ये 4 बाइट की मेमोरी लेता है। कैरेक्टर पे में भी सिंगल कैरेक्टर हो सकता है और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर हो सकता है। तो जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होता है उसे स्ट्रिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा, द फॉलोइंग 2 C लैंग्वेज स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट टू दिस, देन दिस स्टेटमेंट्स आर। मतलब आपको यहाँ पे दे रखा है P बराबर एंड एड्रेस ऑफ Q दे रखा है और N इक्वल टू स्टार P यानी पॉइंटर ऑफ P दे रखा है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इन दोनों का जो मतलब होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा इन 4 ऑप्शन में से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी N बराबर Q। अब कैसे होगा उसका रीज़न भी यहाँ पर आपके सामने मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। जैसे हमको दे रखा है N इक्वल टू एड्रेस ऑफ Q,
जैसे हमको यहाँ पर दे रखा है P इक्वल टू एड्रेस ऑफ Q, यानी Q का एड्रेस जो है वो P ने होल्ड कर रखा है। फिर आगे दे रखा है N इक्वल टू स्टार ऑफ P, स्टार ऑफ P, P का मतलब क्या हो जाएगा, एड्रेस ऑफ Q हो जाएगा। तो यहाँ पर एड्रेस ऑफ Q आ रहा है और आगे लगा हुआ पॉइंटर लगा हुआ। तो जब भी हमारे पास में, जब भी हमारे सामने पॉइंटर और एड्रेस दोनों एक साथ आते हैं, मतलब इसका जो ओवरऑल मीनिंग होता है वो कुछ नहीं होता है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ सिर्फ Q बचेगा, इधर सिर्फ N बचेगा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा N इक्वल टू Q। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा। द एरर डेस अराइजेज ड्यू टू द इनकरेक्ट यूज ऑफ द सिंटेक्स, यानी सिंटेक्स अगर इनकरेक्ट होता है उसके कारण जो एरर आती है उसे क्या कहा जाता है। तो सिंटेक्स के इनकरेक्ट होने पर जो एरर आती है उसे कहा जाता है कंपाइल टाइम एरर कहा जाता है। अब ये दोनों टाइप की एरर क्या होती है, बेसिकली एरर की अगर बात करेंगे, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक पार्ट होता है कि लॉजिक सिंटेक्स एरर के अलावा जितनी भी एरर्स आती है उसे एक्सेप्शंस कहा जाता है। एरर की बात करेंगे, दो तरह की एरर होती है। फर्स्ट होती है कंपाइल टाइम एरर, यानी कंपाइल टाइम पे जो एरर आती है उसे कंपाइल टाइम एरर कहा जाता है, जिसमें लॉजिकल एरर हो सकती है या सिंटेक्स एरर हो सकती है। लॉजिकल एरर के अंदर जैसे कि अगर आपको प्रोग्राम का सही से नॉलेज नहीं होता है या सोल्यूशन सही से नहीं करते तो वो लॉजिकल एरर हो जाएगी। और लैंग्वेज का अगर नॉलेज नहीं होता है उसके कारण जो एरर आती है वो सिंटेक्स एरर हो जाएगी। और दूसरी जो होती है वो होती है रन टाइम एरर होती है, जिसे एक्सेप्शन एरर भी कहा जाता है। ये किस किस कंडीशन में आ सकती है कि अगर आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर लोगे तो उस टाइम पे एरर आ सकती है। ये एरर है या हमको कोई एरर दे रखी है, उसकी लिमिट से ज़्यादा अगर आप एक्सेस करने की ट्राई करते हो तो भी आपकी एरर आ सकती है। तो रन टाइम पर जो भी एक्सेप्शन आती है उसको हैंडल करने का जो तरीका होता है उसे एक्सेप्शन हैंडलिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कोबोल एंड पास्कल आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोबोल और पास्कल जो होता है वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। कोबोल की अगर बात करेंगे, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज हो जाएगा, इसका पूरा नाम हो जाएगा। तो ये दोनों जो लैंग्वेज हो जाएगी वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इन कन्वर्जन ऑफ HLL टू मशीन लैंग्वेज द सिंटेक्स एनालिसिस पार्ट इज कॉल्ड, यानी HLL को मशीन लैंग्वेज के अंदर अगर चेंज करना होता है तो उसके लिए जो सिंटेक्स एनालिसिस पार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, पार्सिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा द मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट अलाउ द प्रोसेस टू स्टोर नॉन कंटिन्यूस इन मेमोरी, यानी नॉन कंटिन्यूस मेमोरी के अंदर अगर आपको स्टोर करना होता है तो कौन सी मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम का यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेजिंग। पेजिंग का यूज़ जो होता है वो इसके अंदर किया जाता है। पेजिंग का सिंपल सा जो मतलब हो जाएगा वो ये हो जाएगा, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस के साथ में मैपिंग करने का जो प्रोसेस होता है उसे पेजिंग कहा जाता है। पेजिंग के अंदर पेज टेबल का यूज़ किया जाता है जहाँ पर फ्रेम नंबर भी होता है और नंबर ऑफ जो प्रोसेस होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। राजस्थान आईए के ओल्ड पेपर की कंट्रोल प्लस राइट एरो का यूज़ जो होता है वो किसके लिए किया जाता है। इसका यूज़ जो होता है वो बेसिकली किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, मूव द कर्सर वन वर्ड राइट। कर्सर को वन वर्ड राइट में शिफ्ट करना होता है, यानी कर्सर को एक शब्द दाएं खिसकाना होता है, उसके लिए कंट्रोल प्लस राइट एरो की का यूज़ किया जाता है। ये एक शॉर्टकट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है ऑटो करेक्ट was originally designed to replace dash word as you type। ऑटो करेक्ट ऑप्शन का यूज़ बेसिकली किसके लिए किया जाता है, तो इसका यूज़ जो किया जाता है वो किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, मिस स्पेल, यानी कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है उसको चेक करना होता है, उसको करेक्ट करना होता है, उसके लिए ऑटो करेक्ट ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। वो इसका शॉर्टकट हो जाएगा F7। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है विच फीचर ऑफ द MS वर्ड इनेबल अ पर्सन टू सेंड सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन, यानी एक ही लेटर को अगर आपको एक समय में एक साथ बहुत सारे पर्सनस को भेजना होता है उसके लिए कौन से फीचर का यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए जिस फीचर का यूज़ किया जाता है उसका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेल मर्ज। मेल मर्ज की बात करेंगे, इसमें 4 तरह के डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं, लेटर टाइप का डॉक्यूमेंट, एनवेलप्स, लेबल और कैटलॉग्स आ सकते हैं। मेलिंग की बात करेंगे, नेम और एड्रेस को कंबाइन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसकी अगर बात करेंगे तो इसका यूज़ 2 फाइलों को मर्ज करने के लिए कर सकते हो। मेन डॉक्यूमेंट को और जो सोर्स डॉक्यूमेंट या जो डेटा सोर्स होता है उसको अगर आपको क्रिएट करना होता है तो भी आप मेल मर्ज का यूज़ किया जा सकता है। तो ये MS वर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, वी कैन नॉट हाइड अ डैश इन द MS एक्सेल। MS एक्सेल के अंदर आप क्या हाइड नहीं कर सकते हो। अगर MS एक्सेल की बात करेंगे, थोड़ा सा इसका ब्रीफ आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। MS एक्सेल को इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के नाम से भी जाना जाता है। एक्सेल का एक्सटेंशन हो जाएगा 2010 वाले वर्जन का एक्सटेंशन हो जाएगा .excel SX हो जाएगा। इसका यूज़ बेसिकली कैलकुलेशन और गणनाओं के लिए किया जाता है। मैथमेटिक्स रिलेटेड सारे ऑपरेशंस होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए MS एक्सेल का यूज़ किया जाता है। एक्सेल की अगर बात करेंगे, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ रोज होती है वो हो जाएगी 10,48,576 रोज होती है। कॉलम्स की बात करेंगे तो वो हो जाएंगे 16,384 कॉलम्स हो जाएंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ सेल का मतलब होता है जहाँ पर रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, उसे सेल कहा जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ जो सेल्स हो जाएंगे MS एक्सेल के अंदर वो हो जाएंगे 17,17,68,69,184 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ सेल हो जाएंगे। एक्सेल का जो सबसे फर्स्ट सेल एड्रेस होता है वो A1 होता है। लास्ट सेल एड्रेस हो जाएगा XFD 10,48,576 हो जाएगा। तो ये एक्सेल का थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। बाकी अगर यहाँ पर हम बात करेंगे, एक्सेल के अंदर आप रो, कॉलम या शीट को हाइड कर सकते हो, लेकिन रेंज को अपन हाइड नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट टाइप विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू प्लॉट द अप एंड डाउन्स एंड ट्रैक द प्रोसेस ऑफ स्टॉक मार्केट ऑन द डेली बेसिस। यानी स्टॉक मार्केट के लिए जो अप डाउन होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, उसको ट्रैक करना होता है, उसके लिए किस तरह के चार्ट का यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए जो चार्ट यूज़ में लिया जाता है वो हो जाएगा लाइन चार्ट। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा चार्ट है जो कभी माइनस में यानी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो नेगेटिव कौन सा चार्ट नहीं हो सकता है, पाई चार्ट जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। बाकी स्टॉक मार्केट के लिए जो चार्ट यूज़ में लिया जाता है वो हो जाएगा लाइन चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, इफ़ द फॉर्मूला इक्वल टू, इफ एक्सेल का एक क्वेश्चन दे रखा है कि B5 ग्रेटर देन A100। बेसिकली मैं आपको इफ़ फॉर्मूले का मतलब क्या होता है वो समझा देता हूँ। इफ़ का मतलब हो जाएगा यदि ऐसा होता है तो ये होना चाहिए और नहीं होता है तो वो होना चाहिए। जैसे यहाँ पर जो भी नंबर है अगर 100 से ज़्यादा होगा तो A प्रिंट हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती यानी फॉल्स हो जाएगी तो आपका A स्टार प्रिंट हो जाएगा। मतलब सही होने पर आंसर A आएगा और गलत होने पर आपका आंसर आ जाएगा A स्टार आ जाएगा। अब बोल रहा है यहाँ पर कि आपका जो सेल B5 है उसके अंदर 3 तरह के नंबर है अलग अलग टाइम पर, 75, 150 और 100 दे रखा है। तो बोल रहा है कि जो C5 है उसके अंदर क्या आंसर आएगा, C5 के अंदर क्या आंसर आएगा जिसके अंदर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो फर्स्ट कंडीशन में अगर हम देखते हैं यहाँ पे नंबर हमको दे रखा है 75 दे रखा है। 75 जो होता है वो 100 से बड़ा नहीं होता है, कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स होते ही A स्टार प्रिंट हो जाएगा, यानी फर्स्ट में आपका आ जाएगा A स्टार आ जाएगा। सेकंड कंडीशन की बात करेंगे 150 100 से ज़्यादा होता है, कंडीशन ट्रू है तो आंसर आपका आ जाएगा A आ जाएगा। थर्ड कंडीशन की बात करेंगे, थर्ड दे रखा 100 से ज़्यादा नहीं होता है, कंडीशन फॉल्स आ रही है तो इसमें वापस से आ जाएगा A स्टार हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। फर्स्ट में A स्टार, फिर A, फिर A स्टार। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्लाइड डिज़ाइन। स्लाइड डिज़ाइन के अंदर इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट वाला जो ऑप्शन होता है वो स्लाइड डिज़ाइन के अंदर नहीं आता है। बाकी कलर स्कीम की बात करते हैं, डिज़ाइन टेम्पलेट की बात करते हैं, एनिमेशन स्कीम्स की बात करेंगे, ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो होते हैं वो स्लाइड डिज़ाइन के अंदर आते हैं। अब ये जो पार्ट है वो पूरा पावर पॉइंट का है। पावर पॉइंट का जो यूज़ होता है बेसिकली रिप्रेजेंटेशन यानी प्रेजेंटेशन देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पावर पॉइंट की अगर बात करेंगे, इसमें जो फाइल होती है पावर पॉइंट के अंदर जो भी फाइल बनी होती है उसे स्लाइड कहा जाता है। इसमें किसी भी फाइल का जो डिफ़ॉल्ट नाम होता है वो प्रेजेंटेशन 1 होता है। इसमें किसी भी फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो .pptx होता है। अगर पावर पॉइंट का कोई भी फाइल को प्रोग्राम को रन कराना होता है उसके लिए पावर pnt.exe जो होता है उसका यूज़ किया जाता है। पावर पॉइंट के अंदर हम कोई भी प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसमें अलग अलग तरह की फाइल सपोर्ट कर सकती है। जैसे वेब फाइल होती है, वेब का मतलब हो जाएगा साउंड वाली फाइल होती है, JPG फॉर्मेट भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 125 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड। यानी स्लाइड पर जो ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि टेक्स्ट को होल्ड करते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है प्लेस होल्डर कहा जाता है। प्लेस अलग अलग तरह के ऑप्शन उसके अंदर दिखाई देते हैं, जैसे इमेज, क्लिप आर्ट, वेब लेआउट, ऑडियो, वीडियो, अलग तरह के ऑप्शन इसके अंदर दिखाई देते हैं। दोस्तों अभी तक हमने जो RSM SSB IA पेपर 2018 के जो 12 मई 2018 को पेपर हुआ था उसके 125 क्वेश्चंस अच्छे से पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। एक एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में डेप्थ में जाकर पढ़ा है, स्टडी की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी।
अच्छी लग रही होगी। बस अब सिर्फ 25 क्वेश्चंस और बाकी है, 25 क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारा जो ये वाला पार्ट होगा आईए पेपर 2018 का वो फिनिश हो जाएगा। आप हमारे चैनल पर जाकर बाकी वीडियोस भी चेक कर सकते हो, बहुत सारी वीडियोस हमने बना रखी है जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। आइए अब रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आइए ओल्ड पेपर, आइए प्रीवियस पेपर 2018 के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, ट्रांजिशन इफेक्ट आर अप्लाई टू। ट्रांजिशन इफेक्ट जो होता है वो किस पर अप्लाई किया जाता है? तो ट्रांजिशन इफेक्ट की बात करेंगे, वो बेसिकली जो अप्लाई किया जाता है वो ऑप्शन नंबर बी स्लाइड पर अप्लाई किया जाता है। अगर हम पावर पॉइंट की बात करते हैं तो पावर पॉइंट में दो तरह के इफेक्ट होते हैं, एक होता है एनिमेशन इफेक्ट, एक होता है ट्रांजेक्शन इफेक्ट। एनिमेशन इफेक्ट की बात करेंगे, एनिमेशन इफेक्ट किसी भी वर्ड के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर दिया जाता है, जबकि ट्रांजेक्शन इफेक्ट जो होता है वो स्लाइड के ऊपर दिया जाता है। एनिमेशन की अगर बात करेंगे, इफेक्ट की बात करेंगे, वो चार तरह का हो सकता है, एंट्रेंस इफेक्ट, एम्फेसिस इफेक्ट, एग्जिट इफेक्ट और मोशन इफेक्ट हो सकता है, चार तरह का हो जाएगा। तो ट्रांजिशन इफेक्ट जो होता है वो स्लाइड पर दिया जाता है, और बाकी अगर किसी टेक्स्ट पर, इमेज पर या ऑब्जेक्ट पर अगर आपको कोई इफेक्ट देना होता है उसके लिए एनिमेशन इफेक्ट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इन MS एक्सिस इमेजेस कैन बी सेट टू डैश डेटा टाइप। इमेजेस को अगर सेट करना होता है उसके लिए कौन से टाइप के डेटा टाइप का यूज़ किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओएलई डेटा टाइप का यूज़ किया जाता है अगर आपको इमेजेस को सेट करना है तो। ओएलई की बात करेंगे, ओएलई का पूरा नाम हो जाएगा ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। इसका यूज़ इमेज को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। बाकी इसमें भी अलग अलग तरह के होते हैं डेटा टाइप्स, जैसे टेक्स्ट टाइप का हो जाएगा। टेक्स्ट की बात करेंगे, इसमें डिफ़ॉल्ट जो होते हैं वो 50 होते हैं और मैक्सिमम 255 तक आप इसके अंदर टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इससे भी ज़्यादा टेक्स्ट अगर इंसर्ट करने होते हैं उसके लिए जो डेटा टाइप यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है मेमो कहा जाता है। मेमो क्या करता है, लार्ज टेक्स्ट और नंबर जो होता है उसके लिए अपन मेमो का यूज़ करते हैं, जिसमें मैक्सिमम जो लिमिट होती है वो 65,535 कैरेक्टर तक हो सकती है। तो ओएलई ऑब्जेक्ट जो होता है उसका यूज़ पिक्चर को सेट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर प्राइमरी की भी होती है, किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना होता है तो प्राइमरी की का यूज़ किया जाता है। यस नो वाला डेटा टाइप भी होता है जिसकी साइज़ 1 बिट की होती है। ऑटो नंबर होता है जो कि रेंडमली कोई भी नंबर ले लेता है, सीक्वेंस के अंदर लेने का काम करता है। हाइपरलिंक की बात करेंगे, MS एक्सेस के अंदर हाइपरलिंक का जो काम होता है वो एड्रेस को स्टोर करने का काम करता है। एड्रेस को स्टोर करने के लिए हाइपरलिंक का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक डेट और टाइम टाइप का भी डेटा टाइप होता है जो कि 8 बाइट की मेमोरी लेता है। यस नो वाला जो होता है वो 1 बिट की मेमोरी लेता है। और डिफ़ॉल्ट जो डेटा टाइप होता है वो टेक्स्ट डेटा टाइप होता है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, द बेसिक एलिमेंट ऑफ अ फॉर्म आर कॉल्ड। किसी भी फॉर्म के जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो किसी भी फॉर्म के जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उसे कंट्रोल्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टू मेक अ डेटाबेस पासवर्ड प्रोटेक्टेड इन MS एक्सिस। MS एक्सिस के अंदर अगर डेटाबेस पासवर्ड को प्रोटेक्टेड करना होता है उसका प्रोसेस क्या होता है, क्या करना पड़ता है? तो उसके लिए आपको टूल्स मेनू में जाकर, सिक्योरिटी में जाकर सेट डेटाबेस पासवर्ड करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिकली अगर हम MS एक्सिस की बात करेंगे, थोड़ा सा MS एक्सिस को भी डिस्कस कर लेते हैं। MS एक्सिस का जो दूसरा नाम होता है वो DBMS भी कहा जाता है, RDBMS भी कहा जाता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें भी अलग अलग तरह के व्यूज़ होते हैं, जैसे डिज़ाइन व्यू, डेटा शीट व्यू। MS एक्सिस की बात करेंगे, इसका जो एक्सटेंशन हो जाएगा वो .ACCDB हो जाएगा। डेटाबेस को अगर मैनेज करना होता है, हैंडल करना होता है, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। The device used to obtain a printed matter into digital form and digital matter into printed form respectively। यानी किसका यूज़ जो होता है वो प्रिंटेड मैटर को डिजिटल फॉर्म में चेंज करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है स्कैनर। स्कैनर क्या करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करने का काम करता है और वापस से डिजिटल मैटर को प्रिंटेड फॉर्म में, यानी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करना होता है, उसके लिए प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होती है और प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है, दोनों का काम एक दूसरे का उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा, द इलेक्ट्रिक पल्स जनरेटेड बाय सिस्टम क्लॉक। सिस्टम क्लॉक के द्वारा जो पल्स जनरेट होती है उसे क्या कहा जाता है? तो इन चारों में से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं होगा, ये क्वेश्चन आपका डिलीट कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड डिजाइन टू स्टैंडर्डाइज द कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल टू कंप्यूटर बोर्ड टू द कम्युनिकेट एंड सप्लाई इलेक्ट्रिकल पावर इज।
उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, यूएसबी कहा जाता है, यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाउ मेनी सिंबल डज द हेक्साडेसिमल सिस्टम यूज? हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर कितने सिंबल्स का यूज किया जाता है? हेक्सा का मतलब क्या होता है? हेक्सा का मतलब हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बाइनरी की बात करेंगे, उसमें 2 सिंबल्स यूज करते हैं। ऑक्टल के अंदर 8 का यूज किया जाता है, डेसिमल के अंदर 10 का यूज़ किया जाता है, और हेक्साडेसिमल के अंदर 16 सिंबल का यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली नंबर सिस्टम का पार्ट हो जाएगा, जो कि आपके अभी वाले सिलेबस के अंदर भी अलग से टॉपिक दे रखा है, पूरा कन्वर्जन का दे रखा है, और ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल वी डू, यानी किसी भी डेसिमल नंबर को अगर ऑक्टल में चेंज करना होता है उसके लिए क्या प्रोसेस होता है? तो मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूँ। जब भी किसी भी डेसिमल नंबर को किसी में भी चेंज करना होता है तो हमेशा डिवाइड किया जाता है, और अगर किसी नंबर को डेसिमल में चेंज करना होता है तो मल्टीप्लाई किया जाता है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? डेसिमल नंबर को ऑक्टल में चेंज करना है, डेसिमल से ऑक्टल में जाना है तो हमेशा डिवाइड करना पड़ेगा, और ऑक्टल का मतलब होता है 8 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिवाइड डेसिमल नंबर विद द 8। 8 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर डेसिमल से जाना है तो 8 से डिवाइड करना है, और डेसिमल में जाना है तो 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 135 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, द हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस फ्रॉम दिस रिजल्टेड, यानी आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है हेक्साडेसिमल के अंदर, कि आपको A427 दे रखा है, उसमें से 1056 को सब्ट्रैक्ट करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 93D1 हो जाएगा। अब कैसे हुआ, क्या हुआ, इतना डिटेल तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आपके सामने एक छोटा सा सॉल्यूशन कर रखा है। क्या प्रोसेस हो सकता है मैं ऊपर से आपको बता देता हूँ। हमको जो करना है वो A427 में से 1056 को माइनस करना है। तो सबसे पहले सिंपल सा प्रोसेस होता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना दिमाग के अंदर। जब भी हमको समझ में नहीं आए क्या करना है नहीं करना है, तो जो भी नंबर दे रखा है पहले उसको बाइनरी में चेंज कर दो। तो A का मतलब होता है 10 होता है, A का मतलब होता है 10 होता है। हेक्सा की बात करेंगे 0 से 9 तो नॉर्मल लिखते हैं, उसके बाद में 10 जो होता है उसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को B से करते हैं, ऐसे करते करते लास्ट में 15 आता है, 15 को F से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो A का जो बाइनरी कन्वर्जन हो जाएगा वो जाएगा 1010 हो जाएगा। ऐसे 4 का हो जाएगा 01000, ऐसे 2 को चेंज किया, ऐसे 7 को चेंज कर दिया। उसके बाद में अब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना 1056, तो इसका भी आपने क्या कर दिया बाइनरी के अंदर चेंज कर दिया। अब हमको क्या करना है सब्ट्रैक्शन करना। करने के 2 प्रोसेस होते हैं, या तो आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करो, और आपको अगर इतना समझ में नहीं आता है तो एक अच्छा तरीका भी होता है कि जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड आउट करना है। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ पर 0 आ रहा है वह 1 कर दो, जहाँ 1 आ रहा है 0 कर दिया। तो जो आपको नंबर दे रखा है जैसे 0001 दे रखा है, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1110 हो जाएगा। ऐसे आगे वाले नंबर को भी हमने चेंज कर दिया। उसके बाद में जो हमको A427 और जो हमने अभी वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला, इस नंबर को और इस नंबर को, दोनों नंबर को आपस में आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है, ऐड कर देना। ऐड किया है, ऐड करने के बाद में अगर लास्ट में आपका कुछ कैरी आता है, उस कैरी को वापस से जो फर्स्ट वाला नंबर होता है, यानी जो 0 आपको दे रखा है, यहाँ पर आपको फॉरवर्ड कर देना है, और फाइनली 10 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बाकी सारे नंबर आपने एज इट इज लिख दिए, और इसको वापस से आपको क्या कर देना है, चेंज कर देना है। और जैसे आपने चेंज किया वापस से, तो जो आंसर आएगा आपका फाइनल वो आ जाएगा 93D1, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, द टर्म गीगाबाइट रेफर टू, यानी 1 GB के अंदर कितना क्या होता है वो आपको बताना है। तो 1 GB की बात करेंगे, 1 GB की बात करेंगे, उसके अंदर 1024 MB यानी 1024 मेगाबाइट होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तरह से देखा जाए ये एक कंप्यूटर के अंदर जो यूनिट्स यूज़ करते हैं उसका एक पार्ट होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर के अंदर जो सबसे छोटी जो यूनिट होती है उसका नाम क्या होता है, तो कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट का नाम होता है बीट होता है। बीट का मतलब हो जाएगा जिसमें 0 और 1 आता है, इसे बाइनरी कहा जाता है। पूछते हैं 1 निबल के अंदर कितने बीट्स होते हैं, तो 1 निबल के अंदर 4 बीट्स होते हैं। 1 बाइट के अंदर कितने बीट होते हैं, 1 बाइट के अंदर 8 बीट होते हैं। ऐसे आगे अगर चलते रहते हैं तो KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB, YB, प्रोंटोबाइट, ग्रोप बाइट, ऐसे बहुत सारे इसके अंदर यूनिट्स आते हैं। तो ये सारा आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्या होता है नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं कि 1 KB की बात करोगे उसके अंदर कितने बाइट होते हैं,
1 KB के अंदर 1000 बाइट होते हैं। 1 MB के अंदर कितने बाइट होते हैं? तो 1 MB के अंदर 1 मिलियन बाइट होते हैं। M फॉर मिलियन हो जाएगा। 1 GB के अंदर कितने बाइट होते हैं? तो 1 GB के अंदर 1 बिलियन बाइट होते हैं। 1 TB यानी टेराबाइट के अंदर कितने होते हैं? तो 1 ट्रिलियन बाइट होते हैं। इससे आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो सबसे छोटा बीट होता है, उससे बड़ा बाइट, KB, MB, GB, TB, ये सारा चलता रहता है। तो ये सारे यूनिट्स के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, प्रोसेस डेटा इज नोन एज। डेटा प्रोसेस होने के बाद में जो आता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, इंफॉर्मेशन कहा जाता है। बेसिकली अगर डेटा की बात करेंगे, रो फैक्ट्स आर नोन एज डेटा। संख्या तथ्य आंकड़े जो होते हैं उसे डेटा कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको मैंने नंबर दे दिया 10 दे दिया। अब 10 क्या है ये आपको पता नहीं चला, सिंपल सा नंबर दे रखा है जैसे 10 कहा जाता है। लेकिन अगर 10 के आगे मैंने लिख दिया RS यानी 10 रुपीज़ की बात करेंगे, यानी कुछ डेटा से अगर आपके पास में इंफॉर्मेशन आती है उसे ही कहा जाता है प्रोसेस डेटा कहा जाता है। तो प्रोसेस डेटा को ही कहा जाता है इंफॉर्मेशन कहा जाता है। जिससे कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आपके सामने आती है उसे प्रोसेस डेटा कहा जाता है। तो डेटा को कहा जाता है अनप्रोसेस्ड, और जो इंफॉर्मेशन होती है उसे प्रोसेस डेटा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 138 नंबर का, टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1000। 1000 का टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? देन करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1000। अब कैसे आया, क्या आया, ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमको नंबर दे रखा है 1000। तो सबसे पहले इसका टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो हमको पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो भी नंबर दे रखा है 0 की जगह 1 करते हैं, 1 की जगह 0 करते हैं, तो वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। 1 से जब भी आपको टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो आपको सिंपल सा उसमें +1 कर देना है। तो 1 + 1 1 1 0 हो जाएगा। वापस से ऊपर आएगी कैरी 1 1 0 1 1 0, वह लास्ट में आएगा 1, तो 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा इसका टूस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, डिस्कस करेंगे 139 नंबर का, सॉफ्टवेयर एजेंट्स आर आल्सो नेम एज। सॉफ्टवेयर एजेंट को किस नाम से जाना जाता है? तो सॉफ्टवेयर एजेंट की बात करेंगे, उन्हें जाना जाता है सॉफ्टबोर्ड के नाम से जाना जाता है। 140 नंबर का क्वेश्चन आ गया, डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है जिसमें कथन दे रखे, निष्कर्ष दे रखे और आपको यहाँ से आंसर निकालना है। तो इसका मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता रहा हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी न तो निष्कर्ष फर्स्ट न ही सेकंड निकलता है, यानी दोनों ही इससे नहीं निकल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लगभग सिर्फ 10 क्वेश्चन बाकी है दोस्तों, उसके बाद में हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट, इसमें से कौन सा आर्ग्यूमेंट नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम घर पर नहीं है इसलिए वो शहर ही गया होगा। ऐसा हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, घर पे नहीं मतलब शहर ही गया होगा, तो ये युक्ति नहीं है। बाकी आप रिमेनिंग जो ऑप्शन देखोगे, जैसे कि यदि आज मंगलवार है, बिल्कुल मंगलवार है तो कल बुधवार ही होगा। चूँकि आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा। राम ने मुझे अपमानित किया इसलिए मैंने उसके कान पर हमला किया, मतलब कोई न कोई कारण दे रखा है, लेकिन थर्ड वाले ऑप्शन के अंदर कुछ नहीं दे रखा है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा 142 नंबर का क्वेश्चन, ये आपके स्क्रीन पर दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है। इसका हम डायरेक्टली आंसर डिस्कस करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हो इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पर भी सेम आपको दे रखा है कि एक सर्कल का क्वेश्चन दे रखा है और रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें बता रहा है कौन कहाँ पर बैठा हुआ नहीं होता है। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्यू हो जाएगा। आइए प्रीवियस ईयर पेपर, आइए ओल्ड पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने कुछ 3-4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना है कि इन चारों में से क्या हो सकता है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको उसका आंसर बता देता हूँ। उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये छोटा सा क्वेश्चन है, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, LH से गरीब है। अब क्यों गरीब है इसका रीज़न आपके सामने मैं थोड़ा सा बता रखा है। कंडीशन क्या दे रखी है, स्टेटमेंट दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है एच जे से अमीर है, एच जे से अमीर है तो एच इज़ ग्रेटर देन जे कर दिया मैंने। आगे लिखा हुआ एम पी से अमीर है तो एम पी से अमीर है, मतलब एम है वो ग्रेटर देन हो जाएगा पी से। नेक्स्ट दे रखा है एल जे जितना ही अमीर है, यानी एल और जे दोनों बराबर दे रखे हैं तो एल और जे दोनों इक्वल दे रखे हैं, बराबर दे रखे। लास्ट कंडीशन दे रखी है ए जे से ए एच से अमीर है तो ए एच से अमीर, यानी ए इज़ ग्रेटर देन एच, तो एक रिलेशन हमारे सामने बन गया। अब चार ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट का और सेकंड स्टेटमेंट का इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं आ रहा है, यानी यहाँ से एम पी वाला जिसमें एम और पी आ रहा है वो ऑप्शन तो वैसे गायब हो जाएगा, तो ऑप्शन ए बी ओ सी तो वैसे डिलीट हो जाएगा। और एल एच से गरीब है, एल ये रहा और एच ये रहा, ये हमको दिख रहा सामने से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि आपको यहाँ पर वेन डायग्राम को बताना है कि सब्जियाँ आलू पत्ता गोभी। हमको पता है कि आलू और पत्ता गोभी जो होती है वो सब्जी का ही पार्ट होती है,
तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें छोटे छोटे जो सर्कल दे रखे वो आलू पत्ता गोभी, वो बड़ा वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है सब्जियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 146 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि आयत को अगर वृत्त कहा जाता है, वृत्त को बिंदु कहा जाता है, बिंदु को त्रिभुज कहा जाता है, त्रिभुज को वर्ग कहा जाता है, तो चक्र का मतलब क्या होगा? चक्र का मतलब क्या होता है? चक्र का मतलब होता है सर्कल, सर्कल का मतलब होता है वृत्त। अब यहाँ पे वृत्त को क्या बोल रहे हैं? तो वृत्त को कह रहे हैं बिंदु। तो बिंदु की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 147 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 3-4 क्वेश्चन और बाकी है। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दे रखा है, कथन दे रखा है, उसके पूर्वानुमान दे रखे हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले मैं इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी केवल फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? हमें खादी वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए। अब इसमें पूर्वानुमान क्या दे रखा है? खादी वस्त्र जो होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होते, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। सेकंड दे रखा है, खादी वस्त्र अन्य वस्त्र से सस्ता होता है, ये हम बोल नहीं सकते कि सस्ता होगा, महंगा होगा, कुछ भी हो सकता है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रहा है, सिर्फ फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ही फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राजस्थान आइए प्रीवियस पेपर ओल्ड पेपर के 148 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि 4 फ्रेंड दे रखे हैं, वो स्क्वायर में बैठे हुए हैं। सी जो है वो बी के राइट में है, ए जो है वो बी के लेफ्ट में है, तो सी के राइट में कौन होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब डी जो होगा वो सी के राइट में हो जाएगा। इसका थोड़ा सा मैंने डायग्राम भी बता रखा है कि यहाँ पर आपको जो स्टेटमेंट दे रखे उसके हिसाब से मैंने डायग्राम बनाया है और डायग्राम के हिसाब से आपका जो डी होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ 2 क्वेश्चन और बाकी है, उसके बाद में हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं। चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फिगर एफ फ्रॉम द अमंगस्ट द गिवन 4 अल्टरनेटिव फिगर्स। आपको 4 फिगर दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है कि इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, यानी इसका जस्ट उल्टा क्या बनेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसकी जो मिरर इमेज आ जाएगी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फाइनली जो हम आ गए हैं सबसे अंतिम क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। आइए प्रीवियस पेपर, आइए ओल्ड पेपर, आइए 2018 क्वेश्चन पेपर, आइए 2018 पेपर सॉल्यूशन, या फिर बोल सकते हैं राजस्थान आइए पेपर 2018 की बात करेंगे, या आइए पेपर 2018 की बात करेंगे, जो कि RSM SSB बोर्ड के द्वारा करवाया गया था 12 मई 2018 को। उसका सबसे अंतिम क्वेश्चन जो हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर वो ये हो जाएगा कि यहाँ पर आपको बताना है कि एक स्टेटमेंट दे रखा है कि x के कितने पुत्र हैं, वो 2 कथन दे रखे हैं कि p के केवल 2 भाई EOW है और q जो x है वो अकेली, q और x की जो अकेली पुत्री है वो p है। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड कंपल्सरी है, अनिवार्य। अब क्यों है इसको भी थोड़ा सा अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है तो अपन देख ही सकते हैं कि क्या इसका रीज़न हो रहा है। तो आपको दे रखा है कि p के केवल 2 भाई EOW है, p के 2 भाई है EOW, जो कि मैंने आपके यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर बता रखा है। सेकंड दे रखा है q और x की अकेली पुत्री p है, q और x की जो अकेली पुत्री है वो p है, यानी यहाँ से इनडायरेक्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि p के जो माता पिता है वो q और x हो जाएगा, यानी p, और हमको फर्स्ट में दे रखा कि p है उसके भाई EOW, यानी तीनों जो है वो भाई बहन हो जाएंगे। यानी अगर इनकी बात करेंगे q और x की बात करेंगे, उनके पुत्र पुत्री की बात करेंगे तो 2 पुत्र और 1 पुत्री हो जाएगा, मतलब दोनों स्टेटमेंट की यहाँ पर जरूरत पड़ रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनली हमने आज की वीडियो में पूरा राजस्थान आईए का जो पेपर हुआ था उसके एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, एक एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। वीडियो को फिनिश करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा मोटिवेशन सुनाना चाहता हूँ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, ये थक्कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को हम फिनिश करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा है, उपयोगी लगा है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।